अच्छा, तो इंटरेस्ट टारगेटिंग कैसे करते हैं, सबको समझ आ गई है? उसमें मजीद रिसर्च की है किसने घर जाके? डिनोट की एक्सटेंशन वगैरह आप लोगों ने डाउनलोड की है? हो गई है? क्रिएटिव डाउनलोड हो गया? उसके बाद लगाया भी है उसे? साइज के इश्यूज आए होंगे? साइज के इश्यूज आए हैं? अच्छा। अच्छा, एक दफा सारा सिनेरियो जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंपेन होती है। कंपेन में हम क्या करते हैं, सिंपल कंपेन का नाम लिखते हैं जो भी हमने रखना होता है, और उसके बाद हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते, ठीक है। और इस पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका एड सेट। कंपेन में बस आपने एक चीज देखनी है कि ऑप्शन टाइप जो है इसकी, वो आप बाइंग टाइप आपने ऑप्शन रखनी है, और कंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका सेल होना चाहिए। एड सेट में हम क्या क्या करते हैं, कोई बताएगा? ये जो इंटरेस्ट है ये आप कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको कोई चीज मिल जाए जिसको आपने टारगेट करना, तो उसकी टारगेटिंग आप कैसे करेंगे? या फिर पहले मुझे ये बताएं, अगर आपने पिक्सल वार्म करना है उसमें आप क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते? पर ये करते हैं, मतलब ऑल पाकिस्तान में करना है तो ऑल पाकिस्तान होगा, उसमें डिफरेंट सिटीज ना कुछ एक्सक्लूड करेंगे ना include करेंगे। हम्म। ये चीज भी वही सेम 18 से 65 प्लस तक सारी होगी। जेंडर भी सेम रहेगा आपका ऑल पे? हाँ जी, ऑल करेगा। ठीक है। और इंटरेस्ट टारगेटिंग आप इसमें नहीं करेंगे? ठीक है। और ये प्लेसमेंट्स मैंने आपको कल बताई थी। अच्छा, प्लेसमेंट्स मेरे ख्याल से हमने कल स्किप कर दी थी। तो प्लेसमेंट्स आपके पास जो है ये दो तरह की होती हैं। एक तो प्लेसमेंट जो है जो फेसबुक खुद से आपको रेकमेंड करता है, इन प्लेसमेंट्स पे भी आप चला सकते हैं, ठीक है। वो अपनी तरफ से हर प्लेसमेंट पे चला देगा। और दूसरा है कि आपने अपने एड्स को जो है जाके उस पर वर्क किया है, आपने एनालाइज किया है कि मेरा एड कहाँ कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आप सिर्फ उसी ये वाला प्लेसमेंट पे भैया। ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक लोकेशंस पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्या करेंगे, आप मैनुअल प्लेसमेंट्स को चूज करेंगे। अब यहाँ से आप ये आपसे पूछ लेता है कि आप कौन से डिवाइसेस पे दिखाना चाह रहे हैं, आप डिवाइसेस को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप मोबाइल भी दिखा रहा है और लैपटॉप भी दिखा रहा है, ठीक है। आपने दोनों को हमेशा सेलेक्ट करना है, और बेशक आपकी जो 90% सेल्स हैं वो आपकी मोबाइल से ही आएंगी, लैपटॉप से नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो अपनी वेबसाइट भी बनानी है वो मोबाइल फ्रेंडली ज्यादा बनानी है एज कम्पेयर टू लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप में जैसी भी दिखे मोबाइल पे अच्छी दिखनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा है कि वहाँ पे 60-40 की रेशियो रहती है। वहां पे लोग 40% जो है लैपटॉप वगैरह से भी ऑर्डर करते हैं और 60% मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं। तो अभी ये सारी हमारी प्लेसमेंट जो है चेक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, यहाँ सब हर जगह पे ऐड दिखाएगा। अगर सपोज सपोज कर लेते हैं कि हम फेसबुक की फीड पे अगर ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, आप में से कोई भी ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये फेसबुक की फीड पे आपका ऐड नहीं दिखाएगा। लेकिन फेसबुक की फीड जो है बहुत मेन चीज है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। इसी तरह इंस्टाग्राम फीड है, जहां जहां पे आपका ऐड दिखाएगा वो प्लेसमेंट से आपको बता रहे हैं, अगर आप इनको चेक करना चाहते हैं, अनचेक करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम फीड है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। अच्छा, फेसबुक मार्केट प्लेस को आप बेशक स्किप कर सकते हैं, इसमें से आपको कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। एक फेसबुक मार्केट प्लेस होगी, और मैसेंजर इनबॉक्स, इन दो जगह से आपको तकरीबन कोई ऑर्डर नहीं आने वाला। कोई इक्का दुक्का आएगा वो महीने में। उसके अलावा जो है ना, आपको फेसबुक की प्रोफाइल से, प्रोफाइल फीड से आएंगे, फेसबुक की रील से आएंगे, फेसबुक की स्टोरीज से आएंगे, फेसबुक की फीड से आ सकते हैं, इसी तरह। और ये नीचे स्टोरीज है, अगर आप स्टोरीज में दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे। इन स्ट्रीम वीडियो का मतलब होता है कि जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उसके अंदर एकदम से ऐड आ जाता है, फिर उसके बाद आप उसे स्किप करते हैं, तो ये वो आपको प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। सर्च रिजल्ट है कि कभी आप फेसबुक पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हो किसी चीज के बारे में, वहां पे आपको एक छोटी सी पिक्चर उसकी दिखा देगा, उसे सर्च रिजल्ट में आपका ऐड दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारी वो बेसिक टारगेटिंग है, प्लेसमेंट से बेसिकली इनको कहते हैं। उसके बाद आपका क्रिएटिव आ जाता है।
क्रिएटिव में आप क्रिएटिव का नाम जो है वो रखते हैं, आपने अपना फेसबुक का पेज साथ कनेक्ट करवाया हुआ होता है, इंस्टाग्राम का पेज भी आपने साथ ही कनेक्ट करवाना है उसके। और फिर ऐड जो है हम दो तरह के उसकी क्रिएटिव लगा सकते हैं, एक आप एग्जिस्टिंग पोस्ट को चूज कर सकते हैं और दूसरा जो है आप उसका न्यू ऐड जो है वीडियो अपने पास से अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अक्सर कैटलॉग पे होता है जिसके अंदर मल्टीपल इमेजेस होती हैं, आपने हमेशा इसको मैनुअल अपलोड करना है। और वीडियो, जो वीडियो है ना, हमेशा आपकी वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, कभी भी आपकी पिक्चर अच्छा परफॉर्म नहीं करती। क्योंकि वीडियो जो है उसमें यूजीसी कंटेंट होता है, उसमें जो आपकी चीज़ है जिसको आप बेचना चाह रहे हो, आप उसमें कस्टमर को बताते हो क्या चीज़ है मेरी, मैं इसको कैसे बेच रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने क्रिएटिव अपलोड कर दिया, ये चीज़ आपने चेक करनी है कि हमेशा आपका जो एडवांटेज क्रिएटिव है ना, ये आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कि आपके टेक्स्ट वगैरह जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट देखें तो ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है जो इसमें रेकमेंडेड होता है, आपने तीन एक लाइनें लिखनी होती है, 3 से 4 लाइनें। ये नीचे वाला जितना पोर्शन है ना, ये आपने नहीं लिखना। क्योंकि देखें, कभी भी फेसबुक में जब भी कोई आप भी ऐड देखेंगे, उसमें क्या होता है कि आप पहली 2 से 3 लाइनों पढ़ लेंगे, लेकिन कभी भी सी मोर करके चीज को नहीं पढ़ेंगे, या तो आप फिर वीडियो पे चले जाएंगे। और ये चीज आपने हमेशा नोटिस में रखनी है कि जो आपके वीडियो के अंदर चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वही चीज ऊपर आपके डिस्क्रिप्शन में हो और एक फ्लो में वो सारी चीजें बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैंने सोलर लैंप लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा हुआ है, मैं सिर्फ चीज के फायदे लिख रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख रहा, और वीडियो में मेरी जो है वो पिक्चर की जो है बाकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही। तो ये सारी चीजें आपस में ना मैच करनी चाहिए, एक फ्लो में चलना चाहिए, ताकि अगर कोई पढ़ रहा है साथ ही वो वीडियो देखे तो उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है। और जब आप एक दफा इसको लिखेंगे, मैं इसको रेस भी कर देता हूँ। तो अगर 3 से 4 लाइनों की आपकी डिस्क्रिप्शन है तो ये अच्छी रहती है, ऊपर लिखी हुई भी अच्छी लग रही है, सी मोर का ऑप्शन नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, 2 से 3 लाइनें ही रिकमेंडेड होती हैं आपको। उसके बाद जब आपका फेसबुक यहाँ से अपने पास से सजेशंस देगा, आप टेक्स्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसका ही मकसद मैंने आपको कल बताया था कि हर यूजर को वो डिफरेंट दिखाता है आपका टेक्स्ट। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कोई टेक्स्ट आपका किसी और वेरिएशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो फिर नेक्स्ट जो एड्स आगे यूजर्स को दिखाएगा वो उसी वेरिएशन में दिखाएगा। हेडलाइन है। आ, देखें, आप बेसिकली 3 तरह से अपनी चीज को बेच रहे हो। एक ने आपने ये ऊपर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लगा दी है, सॉरी, प्राइमरी टेक्स्ट। ऊपर आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आपने जो इसके अंदर वीडियो ऐड की है, अब वीडियो भी आपकी प्रोडक्ट के बारे में मजीद इस चीज को एक्सप्लेन करेगी। देन जो आपकी हेडलाइन है, ये आपके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसमें भी आप कोई अपनी ऑफर बता दें, कि कुछ भी लगा सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी दिया हुआ है, तो सोलर वॉल लैंप मैंने ऊपर भी लिखा हुआ था, लेकिन इसमें नई चीज क्या है कि फ्री होम डिलीवरी है। ठीक है। लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें एक और ऑप्शन भी आता है कि लोग इसमें अक्सर ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे रिव्यूज लिख देते हैं। तो और इसके बाद आगे यहाँ पे स्टार्स वगैरह लगा देते हैं। मैं सिर्फ इस आइकन को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं आपको अपना एक्टिविटी दिखाऊं यहाँ नीचे, खैर ये टाइम लेता है क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी है इसकी। कुछ लोग जो है ना, वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, चीज़ को ऑथेंटिक दिखाने के लिए, वो लिखते हैं यहाँ पे रिव्यूज और उसके आगे स्टार लगा देते हैं। उससे क्या, ये स्टार नहीं है बेसिकली, ये तो सन बना हुआ है स्टार। आप गूगल पे स्टार लिखेंगे, स्टार का आइकन आ जाएगा, आप उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। उससे यूजर को क्या लगता है कि इस प्रोडक्ट की जो है 5 स्टार रेटिंग चाह रही है। अज्यूम वो यही करेगा, उसे नहीं पता कि इन्होंने अपने पास से लिखा है, वो समझेगा कि इस प्रोडक्ट की 5 स्टार रेटिंग है। क्योंकि बंदा हर लोग जो है उसी चीज को परचेज करते हैं जिसे लोगों ने पहले परचेज किया होता है, उसके बारे में रिव्यूज होते हैं। आप भी जब एड चलाएंगे तो आपको लोग पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज करके ही क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई रिव्यूज हैं तो मुझे शो करवा दें, उसके बाद मैं चीज़ आपसे ऑर्डर करूंगा। और उसके बाद हमने कल यूटीएम पैरामीटर्स बनाना सीखे थे, ये आ गई है सबको समझ, बनाना आ गई है सबको? ठीक है। सर ये यूटीएम समझा देगा प्लीज। दोबारा से। जी सर। अच्छा, ये आप वैसे तो आप वीडियो भी देख लेंगे, उसमें भी आपको समझ आ जाएगी। आपने बिल्ट यूटीएम पैरामीटर्स पे टैप करना होता है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है कंपेन सोर्स, आपकी कंपेन कहाँ पे चल रही है। वो आप अपना, क्योंकि आपने एड्स लाना है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, वो आप इसके साथ ऐड करते हैं। उसके बाद कंपेन का मीडियम क्या है, मीडियम बेसिकली होती है हमारी प्लेसमेंट्स की, कहाँ कहाँ से ऐड जो है वो देखा जा रहा है, और अगर कोई ऑर्डर आएगा तो किस प्लेसमेंट से आपको ऑर्डर आ रहा है, प्रोफाइल फीड से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। ठीक है।
और उसके बाद कंपेन नेम हो गया, यहाँ पे आप अपनी कंपेन का नेम लिख देंगे। कल हमने कोई भी कंपेन बनाई थी, मेरे ख्याल से हमने BNB CMPG लिखा था। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपेन से आपका ऑर्डर आया, क्योंकि एक प्रोडक्ट की आपने मल्टीपल कंपेन्स भी चलाई होती हैं। उसके बाद कंपेन कंटेंट आ जाता है। कंटेंट में आप लिख सकते हैं, कंटेंट में आप जो है ऐड का नेम लिखेंगे। और उसके बाद बिल्ड पैरामीटर आ जाते हैं, यहाँ पे आपने एड सेट लिखना है। इससे आपको ये बताएगा कि किस एड सेट से आपका ऑर्डर आया है। ठीक है, और इसे आप अप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट जब भी आपका ऑर्डर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी बंदे ने फेसबुक की फीड से ऐड देखा या इंस्टाग्राम की फीड से ऐड देखा और वहां से वो कन्वर्ट हुआ है आपकी ऑडियंस में। चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन देखें जिस कंपेन के बारे में आप यूटीएम पैरामीटर्स बना रहे हैं, आपको फिर नाम तो वही लिखना है ना। वो लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी कंपेन से मुझे ऑर्डर आया है। किसी नाम चेंज कर देंगे, मे भी बाद में आप कंफ्यूज हो जाएं उस चीज में। ठीक है, तो रिकमेंडेड तो ये है कि जो नाम है आप वही रख लें। कोई और भी लिखेंगे तो आपको डिटेल्स पूरी बताएगा, लेकिन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करने में फिर मुश्किल होगी बाद में। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने अपनी कंपेन जो है इस तरह बना लिया। उसके बाद आप इसके ग्राफ अगर देखना चाहें ना, कि थोड़ा एनालाइज करना चाहें, आप यहाँ ग्राफ पे आके टैप करेंगे। और यहाँ से आपको बताएगा कि किसी और कंपेन को ओपन कर लेते हैं जिसमें परचेजेस हों थोड़ी सी। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इसमें आपको क्या बता रहा है कि वेबसाइट की जो आपकी 21 परचेजेस हुई हैं, और पर परचेज जो आपको कॉस्ट आ रही है वो 174 रुपीज़ आ रही है। टोटल अमाउंट स्पेंड जो आपकी हुई है वो 3656 रुपीज़ हुई है। ठीक है, तो अगर आप इस अमाउंट को 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एवरेज कॉस्ट आएगी वो 174 रुपीज़ आएगी। उसके बाद थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक डेमोग्राफिक्स आता है और दूसरा प्लेटफॉर्म आता है। डेमोग्राफिक्स में ये बेसिकली बताता है कि किस तरह के जेंडर थे जिन्होंने आपसे आके परचेजिंग की है और उनकी एज रेंज क्या थी। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो तीन, मेरे ख्याल से चार ऑर्डर जो आए हैं वो 18 से 24 साल के बीच में जो लोग थे उन्होंने चार ऑर्डर किए हैं। फिर जो 25 से 34 के बीच में थे उन लोगों ने 12 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। और उसके बाद 35 to 44 में पांच ऑर्डर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस लाइक 55 to 64 और 65 प्लस की ऑडियंस को आप ना भी दिखाएं तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जो आपकी ऑडियंस है वो बेसिकली आप 45 के अंदर रख सकते हैं, 54 को भी आप बेसिक टच ना करें, 45 के अंदर रखिए और यहाँ से आप 18 चूज कर लें। तो ये चीज जब आप साथ साथ एनालाइज करते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है जो मेरी प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रही है। ये तो रिजल्ट होगी। अब देखते हैं रीच इंप्रेशंस देख लेते हैं, लाइक किस तरह की ऑडियंस ने जो है वो ज्यादा ऐड देखा है। तो इंप्रेशन भी इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा है। इसमें 261 बंदे हैं, इन मेन हैं जिन्होंने आपका ऐड देखा है, और 98% वुमेन्स ने ऐड देखे, क्योंकि मैंने टारगेट ही वुमेन्स को सिर्फ इसमें किया हुआ है। ये जो मेन ने ऐड देखा है ये भी फेसबुक के ग्लिचेस होते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ये किसने शेयर किया हुआ होता है आगे ऐड, तो उस तरह लोगों तक पहुंच जाता है। वैसे क्योंकि मैंने स्पेसिफिक वुमेन्स को टारगेट किया हुआ है इसमें, तो 98% जो है वो वुमेन्स ने ही इस ऐड को देखा है। और यहाँ से आप इसका जेंडर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ वुमेन्स को देखना चाहें। उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में आपको बताता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में से कहाँ पे जो आपको ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं और कौन सी ऑडियंस ने आपका एड्स ज्यादा देखा है। टोटली से मेरे ख्याल से 17 परचेजेस है, पता नहीं कितनी है, तो जिसमें से 12 रिजल्ट्स जो आए हैं वो फेसबुक से आए हैं और इंस्टाग्राम से 9 आए हैं। तो टोटल 21 परचेजेस ये बनती हैं। तो ज्यादा ऑडियंस, जो ज्यादा ऑर्डर्स मुझे आए हैं वो फेसबुक से आए हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम में इवन कम लोगों ने ऐड देखे हैं लेकिन उनके ऑर्डर जो हैं वो ज्यादा हैं, मतलब ऑर्डर ज्यादा बन रहे हैं उनके। और फेसबुक में ज्यादा लोगों ने ऐड देखे हैं और ऑर्डर कम लोगों ने किए। तो इस तरह थोड़ा सा आप डेमोग्राफिक्स को भी देख सकते हैं, या आपकी अमाउंट स्पेंड जो है वो किस स्नैरियो में ज्यादा होगी। यहाँ जाहिर है जहां से हमें ज्यादा ऑर्डर आएंगे हमारी अमाउंट स्पेंड भी ज्यादा वहीं पे होगी।
अच्छा, उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप देख के अंदाजा लगाते हैं कि आपकी कंपेन जो है वो अच्छा परफॉर्म करी है या नहीं करी। सबसे पहले जो चीज आपने देखनी होती है वो आपने देखनी होती है कॉस्ट पर रिजल्ट। ये आपकी डिफरेंट आती है, कुछ की 500 आती है, कुछ की 700 आती है, लोगों की 1000 भी आती है। कुछ लोगों की आप देखेंगे तो अंडर 100 भी आएगी, लेकिन वो अंडर 100 जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद उसने एक्सीड करना ही होता है, 100 प्लस पे जाती है। लेकिन अगर ये आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है 200 से नीचे नीचे है, तो ये बहुत अच्छा है। 150 100 के राउंड अबाउट है तो ये आपका कॉस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा है, और इसका मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसे लोग अच्छा खरीद रहे हैं और आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर देखें कि मुझे 174 पे इसका एक ऑर्डर आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं ना थोड़ा सा चीज़ों को। अब मुझे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो 900 आ रही है, और उसमें मुझे जो एक ऑर्डर आ रहा है मैं उसे राउंड अबाउट करके 200 कर देता हूँ, ठीक है। टोटल 1100 हो गया। अब मेरे डिलीवरी चार्जेस हैं 300, आप उन्हें इंक्लूड कर लें, 1400 हो गया। अब मैं प्रोडक्ट अपनी कितने की सेल आउट कर रहा हूँ, 2000 की। मुझे इसमें जो प्रॉफिट बच रहा है 600 पर प्रोडक्ट प्रॉफिट है इसका। अगर यही मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट जो है 500 आ रही होती, 900 की मेरी प्रोडक्ट है, 500 मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, 1400 हो गया, 300 डिलीवरी चार्जेस पड़ गए, पीछे 300 बचता है। वो 300 भी आपको आप नहीं कह सकते कि वो आपको बच रहा है, क्योंकि उसमें आपने रिटर्न्स को भी डील करना होता है, ठीक है। आप 100 रुपया उसमें से पर ऑर्डर रिटर्न का भी निकाल लें तो आपको 200 रुपया पर ऑर्डर बच रहा है। 200 रुपये की बचत कोई बचत नहीं है। आप अच्छी प्रोडक्ट पे जाएं, दिन के आपके 10-15 ऑर्डर्स लग जाएं, पर प्रोडक्ट आपको 500 रुपया बच रहा हो, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसकी कि आप दिन की 40 प्रोडक्ट सेल करें और आपको 200 रुपया सब में बच रहा हो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपने कैसे अपने कॉस्ट पर रिजल्ट को नीचे लेके आना है। उसके बाद आपकी रीच होती है, इंप्रेशन होते हैं। रीच होती है कि लाइक कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचा है, और इंप्रेशंस होते हैं कि लाइक कितने लोग उस पे जो है रुक गए हैं। जो रुक गए हैं जाहिर है वो एक दफा ये रुकने वाला सीन इसलिए ज्यादा है, आप सोच रहे होंगे कि अगर सिर्फ 8,500 लोगों तक ये पहुंचा है तो इसे 10,000 बार कैसे देखा गया है। क्योंकि अगर कोई एक बार रुक रहा है आपके ऐड के ऊपर तो उसको रिपीट करके भी देख रहा होता है, तो इसलिए आपके इंप्रेशन जो हैं वो अक्सर ज्यादा ही होते हैं। अगर आपकी रीच ज्यादा है और इम्प्रेशन कम है तो इसका मतलब है कि आपके एक्टिविटी में कोई बहुत अच्छा नहीं है, लोग उस पर रुकना नहीं चाह रहे, लोग आ रहे हैं और स्क्रॉल उसे करके जा रहे हैं। तो अभी ये जो रोज दिखा रहे हैं ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये हमारे इस टाइम 11% जा रहा है, और ये अगर आपका 5% से अबव है ना, 5 पॉइंट से अबव है तो ये आपका अच्छा है। अगर आपका 11% है तो ये आपका काफी अच्छा है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक ही बंदे ने आपका ऐड जो है वो कितनी बार देखा है, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी कभी भी 2 से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रिकमेंडेड होती है कि 1.5 तक आप चले जाए, ठीक है, 1.6 1.7 ठीक है, लेकिन उससे ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं जानी चाहिए। अगर आप एक ही बंदे को अपना ऐड बार बार दिखा रहे हैं तो आपका बजट उसमें जाया हो रहा है, ठीक है। और अक्सर आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती जा रही है। उसके बाद यूनिक क्लिक्स हैं, 424 इसमें क्लिक्स हैं, कॉस्ट पर लिंक क्लिक कितना आ रहा है। अब अगर कोई बंदा मेरे ऐड देख रहा है और उसके ऊपर आके वो क्लिक कर रहा है तो मुझे 9 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब लोगों की कॉस्ट पर लिंक क्लिक 30 रुपये भी आती है, 40 रुपये भी आती है, 50 रुपये भी आती है। अगर आपके लिंक क्लिक इतने ज्यादा महंगे आ रहे हैं तो उसका मतलब आपको परचेज भी इतनी ही ज्यादा महंगी आने वाली है। तो आपको इस पे फिर अपना ऐड क्रिएटिव ही होता है, बेसिकली ये आपकी प्रोडक्ट होती है जिसपे आपको दोबारा से देखना पड़ता है कि ये चीज क्या मेरी वाकई में बिकने वाली है जो इस पे, क्योंकि अगर आपको कॉस्ट पर लिंक क्लिक जो है वो ज्यादा आ रही है उसका ये मतलब है कि लोग उसको स्क्रॉल डाउन करके जा रहे हैं, उस पर टैप नहीं कर रहे। अगर टैप करेंगे तो जाहिर है चांसेस ज्यादा है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे और जाके आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन है, ये मुझे बता रहा है कि अगर 1000 लोग मेरा ऐड देखेंगे तो उसमें मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये भी आपकी चीज जो है फ्लक्चुएट करेगी ऊपर नीचे। ये भी आपकी कम से कम नहीं होनी चाहिए, 250 300 400 के अंडर अंडर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी लोगों की बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है। सीटीआर, सीटीआर से बेसिकली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं है चलने वाली। सीटीआर अगर आपका 1.5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपेन को फौरन रोक दें, ठीक है। अगर आपका सीटीआर 1.5 से नीचे आपने उसे फौरन रोक देना है, वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। उसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं वर्किंग कर रही। दोबारा आप उस पर ट्राई दें, आप उसका क्रिएटिव चेंज करें, हर चीज उसकी दोबारा से चेंज कर दें, शायद आपकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है या कोई और सिनेरियो है। तो सीटीआर को आपने हमेशा माइंड में रखना है। अच्छा सीटीआर होता है आपका 2 या 2 से अबव, ठीक है। 2 से अबव जितना होता जाएगा वो आपका सीटीआर जो है अच्छा कंसीडर होगा। उसके बाद आप ऐड टू कार्ट देख सकते हैं कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट कितने लोगों ने किया। अच्छा, अगर आप देखें इस कंपेनी में 21 ऑर्डर्स जो हैं वो आए हैं अभी तक, ठीक है।
लेकिन ऐड टू कार्ट 23 लोगों ने की है, और इन्हीं 23 को आप इन 36 में इंक्लूड कर लें, और उसके बाद ऊपर जितने 13 लोग बचते हैं उन्होंने डायरेक्ट चेकआउट का बटन दबाया होगा ना, बाय नाउ का। तो टोटल जो है ये 36 पीपल बनते हैं। 36 पीपल आए, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट तक गए, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी फिल करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनमें से जो कन्वर्ट हुए हैं वो हमारे से 21 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आपकी चीज ऐसी होती है। इसलिए जब हमारे पास हमारी कंपेन ज्यादा चल जाती है, उसमें हमारे पास चेकआउट्स ऐड टू कार्ट का सिनेरियो ज्यादा हो जाता है और हमारे ऑर्डर्स कम होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। फिर हम इस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिन्होंने एक दफा चीज ऐड टू कार्ट तो की है लेकिन वो परचेज नहीं कर पाए किसी वजह से। फिर हम उनको रीटारगेट करते हैं ताकि उन्हें अपना ऐड दोबारा दिखाया जाए, अगर वो किसी वजह से नहीं परचेज कर पाए तो उसको दोबारा जाके परचेज कर लें। कॉस्ट पर पेज इंगेजमेंट 1.36 आ रही है, ये भी लोगों की ज्यादा होती है। टोटल पेज इंगेजमेंट जो है 2708 है। यूनिक सीटीआर क्या होता है? अच्छा, सीटीआर दो तरह के होते हैं, एक आपका सिंपल सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट है, और दूसरा आपका है यूनिक सीटीआर। सीटीआर का मैंने आपको बताया था कि 1.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा होता रहेगा। उसके बाद आपने यूनिक सीटीआर को भी ऑन करना है। अब देख लें, अगर मेरा सीटीआर 3.69 है और यूनिक सीटीआर मेरा है 4.96, ये सीटीआर से भी अच्छा जा रहा है यूनिक सीटीआर। इसका मतलब है कि यूनिक क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नए लोग आ रहे हैं जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपका सीटीआर अबव 2 होता है लेकिन आपका यूनिक सीटीआर जो होता है वो 1.5 के राउंड अबाउट होता है, उससे भी लेस होता है। उसका भी ये मतलब होता है कि आपको अपना ऐड जो है दोबारा से देखना है। आप एड्स के अंदर अपने किन किन फैक्टर्स को देख सकते हैं? ज्यादा भी होना चाहिए या उसके इक्वल भी हो तो भी ठीक है, लेकिन जो कम होता है ना, जितना वो कम होता जाएगा आपको ऑर्डर्स उतने ज्यादा कम आने के चांसेस होते हैं। नहीं, एक दिन बाद तो आपको फेसबुक कभी भी नहीं दिखाएगा डाटा। आपका नया नया अकाउंट होगा, आप नई नई कैंपेन रन करेंगे, तकरीबन 6 से 7 दिन लगते हैं, उसके बाद जाके फेसबुक के पास डाटा आता है और उस डाटा को फेच करता है और फिर आपको ये चीजें दिखाता है। आप जब अपना न्यू ऐड रन करेंगे, आप सब जब भी अपना ऐड रन करेंगे, आप देखेंगे इस तरह का जितने भी आप ये कॉलम्स वगैरह देखेंगे आपके सारे ब्लैंक होंगे। 3-4 दिन आपके कॉलम्स एम्प्टी रहेंगे, ठीक है, आपको कोई भी इसमें डाटा नहीं दिखाएगा क्योंकि उस टाइम डाटा जो है लर्निंग फेज पे होगा पिक्सल आपका। ऐसा ऐसा चीजों को लर्न करेगा, फिर आपको यहाँ पे स्टैट्स शो करवाना शुरू करेगा ये। अच्छा, एक और चीज होती है एंगेजमेंट रैंकिंग और क्वालिटी रैंकिंग, और इसके बाद एक आधी और आती है पेज एंगेजमेंट। अब इसमें ना ये आपको चीजें बताता है कि इंगेजमेंट रैंकिंग यहाँ पे भी ये शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसके पास इतना डाटा आया नहीं है। जब डाटा आ जाएगा तो उसके बाद ये आपको बताएगा कि ये बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। अगर एंगेजमेंट रैंकिंग आपकी बिलो एवरेज है तो इसका मतलब है कि आपने फिर से आपने क्रिएटिव को देखना है, क्रिएटिव को देखना है और आपने उसकी हेडलाइन वगैरह को चेंज करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक चीज में आपका मसला आ रहा है जिसकी वजह से आपके इंगेजमेंट जो है, लोग आपके पोस्ट के साथ उस तरह इंगेज नहीं हो रहे जिस तरह होना चाहिए, अगर बिलो एवरेज है। अगर एवरेज है तो बस ठीक है, आप उसको चलने दें। अगर आपको कन्वर्जन आ रही है अबव एवरेज है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती है, नहीं आपके एड क्रिएटिव पे डिपेंड कर रही होती हैं। आपका एड क्रिएटिव जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसका? क्या मतलब कट ऑफ क्या है? नहीं, इसकी वैल्यूज नहीं आती, ये आपको तीन ऑप्शंस देता है, बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज। ये तीन चीजें आपको बताएगा। अगर आपका बिलो एवरेज है तो इसका मतलब आपने दोबारा जाके वर्किंग करनी है, अपना एड क्रिएटिव चेंज करना है, उसकी हेडलाइन वगैरह चेंज करनी है, आप उससे दोबारा वर्किंग करेंगे। अगर एवरेज है तो ठीक है। लेकिन अब इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आपका ऐसा भी होता है कि आपके इंगेजमेंट रैंकिंग बिलो एवरेज होती है, आपकी क्वालिटी रैंकिंग भी बिलो एवरेज होती है, आपको फिर भी सेल्स आ रही होती है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी सेल्स आ रही है तो फिर आपने इस चीज को छेड़ना नहीं है, फिर आप इसे चलने दें। ये फेसबुक के एल्गोरिथम है, अगर वो हमें कोई चीज दिखा रहा है कि आपकी बुरी चल रही है लेकिन आपको फिर परचेजेस आ रही हैं और अच्छी परचेजेस आ रही हैं, कम पैसों में आ रही है, तो फिर आपने उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। लेकिन मोस्टली ऐसे ही होगा जब ये आपकी चीजें बिलो एवरेज होती हैं ना तो आपको सेल्स नहीं आती, अगर आती है तो 500 700 800 में कोई एक आधी सेल आएगी। नहीं, ये फेसबुक का एंगेजमेंट रेट है कि अगर कोई लोग आपके ऐड देख रहे हैं वो उसके साथ एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम्म।
नहीं, ये आपको हमेशा इन 3 कैटेगरी में ही डिफाइन करेगा। तो अगर आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग डाउन है या आपकी क्वालिटी रैंकिंग डाउन है, तो इस पे आपने वर्किंग करनी है। मैं कोई और कंपेन देख लेता हूँ, शायद किसी पे ये इसने शो किया हो। जी। हेल्थ। जी। जी। देखिए, वो जो हेल्थ आप चेक कर रहे हैं ना, वो आप उसकी हेल्थ नहीं होती, वो बेसिकली आपके वो फेसबुक के अपने एल्गोरिथम है, जिसको आप बताते हो कि मैंने आपके लिए डिफरेंट वेरिएशंस ऐड कर दी हैं, इन वेरिएशंस को आप देखें, जो इसमें से अच्छा परफॉर्म करेगी वो चला लें। अब मे बी आपने वो टेक्स्ट की वेरिएशन बहुत अच्छी ऐड कर दी हो। अब मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिव अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको सेल आ ही नहीं सकती, बेशक आपकी जितनी मर्जी अच्छी टारगेटिंग हो, आपने जितना मर्जी ज्यादा अपना बजट दिया हुआ है। अब जब हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, आप ये देखिए कितने क्रिएटिव यहाँ पे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्रिएटिव लगे हुए हैं। 6 में से सिर्फ एक क्रिएटिव में मुझे सेल आई है, हालांकि मैंने बाकी क्रिएटिव में भी सेम टारगेटिंग सेम बजट सब कुछ करके देखा। ये मेन चीज आपका क्रिएटिव होता है। एक क्रिएटिव ये है जिसमें अगर जान है, अच्छा क्रिएटिव है आपका, उसी पे आपको सेल देंगे, फिर बेशक आपकी जो टारगेटिंग है वो अच्छी ना भी हो, तो भी अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, क्रिएटिव में जान है, तो आपको वो सेल आएगी ही आएगी। ठीक है। तो क्रिएटिव टेस्टिंग आपकी बहुत मस्ट है। अब यहाँ आप देखें, एंगेजमेंट रैंकिंग अबव एवरेज आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आता है, बिलो एवरेज होती है, एवरेज होती है, और अबव एवरेज होती है। अगर अबव एवरेज है, इसका मतलब बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। क्वालिटी रैंकिंग देखें, बिलो एवरेज आ रही है, लेकिन मुझे इससे सेल्स आ रही है तो मैं इसको नहीं तंग करूंगा। क्वालिटी रैंकिंग क्या होता है बेसिकली, कि मेरे जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो मैंने क्रिएटिव अपलोड किया उसकी क्वालिटी कैसी है। डेफिनेटली ये मैंने कहीं से उठाई थी, 10 लोगों ने इसे डाउनलोड किया होगा वहां से, अब इसकी पिक्सल क्वालिटी अच्छी नहीं रही। ठीक है। ऐड आप देखेंगे लैपटॉप पे, देखेंगे मैं ब्लरी आपको शो हो, थोड़ा सा पिक्सल्स इसके उतने अच्छे ना हो, उस वजह से मुझे बता रहे हैं कि इसके जो बिलो एवरेज है रेटिंग। तो लेकिन अगर आपको सेल्स आ रही है तो आपने इस चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये सारे कॉलम्स ना आपको नहीं दिखेंगे, ये जितने भी कॉलम्स यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, ये सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, ये आपको ऑन करने पड़ते हैं। ऑन आप कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है, आपको कॉलम्स का मिलता होता है। हाँ सॉरी, ये ठीक है। इस ड्रॉप डाउन पे जैसे ही आप टैप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। कस्टमाइज कॉलम्स पे आप जाके टैप करेंगे। अब यहाँ से आप जिस जिस चीज को एनालाइज करना चाहते हैं उन सबको आपने चेक मार्क कर देना है। ठीक है। मैंने ये पहले से कुछ चेक मार्क किया है, जैसे मैं रिजल्ट अभी आपको दिखा रहा था, रीच दिखा रहा था, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा था, इंप्रेशन दिखा रहा था, और अमाउंट स्पेंड मैंने आपको दिखाई है। तो इसी तरह की सारी चीजों को अपनी अपनी मर्जी से ऑन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं कह रहा था वो कन्वर्जन रेट रैंकिंग थी, ये भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। कन्वर्जन रेट रैंकिंग की आपको इस तरह बताई जाती है, बिलो एवरेज होती है, एवरेज होती है, और अबव एवरेज होती है। और ये मेरी डेफिनेटली अबव एवरेज ही आएगी, क्योंकि मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत सस्ता पड़ रहा है। जब मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मेरे दिन की परचेजेस भी बहुत अच्छी आ रही हैं, कम पैसों में आ रही हैं। जब मुझे परचेजेस ज्यादा आएंगी, कम पैसों में आएंगी, तो एक कन्वर्जन रेट रैंकिंग डेफिनेटली आपका ऊपर जाएगा। इसका यही मतलब है कि आपकी जो कन्वर्जन आपको आ रही हैं वो क्या रैंक कर रही हैं, या बिलो एवरेज होंगी, या एवरेज होंगी, या अबव एवरेज होंगी। अब क्योंकि मेरा क्रिएटिव अच्छा है, मेरी टारगेटिंग अच्छी है, मैंने अपनी ऑडियंस अच्छी बनाई हुई है, इंटरेस्ट मैंने अपने अच्छे लगाए हुए हैं, तो मेरी इंगेजमेंट रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, और मेरी कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब जहाँ पीक पे होना चाहिए, दोनों चीजें अपनी पीक पे हैं। अगर एक चीज नहीं है अच्छी, तो वो सिर्फ क्वालिटी रैंकिंग है, जो मेरा वीडियो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वीडियो आपकी अच्छी नहीं है, बाकी दोनों चीजें आपकी बहुत अच्छी है, और आपको अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशक मुझे ब्लो एवरेज दिखाता है। ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ। अकाउंट ओवरव्यू के अंदर जब आप अपनी कंपेन्स चलाएंगे ना, अब क्योंकि मैंने एक ही तरह की दो दो तीन तीन कंपेन्स चलाई हुई हैं, तो अब क्या होगा कि जो मैंने आपको कल यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई थी, मैंने उसी की दो कंपेन्स चलाई हुई हैं। अब जब उनकी मैंने दो कंपेन्स चलाई हैं, तो जो ऑडियंस है उसकी वुमेन्स है। ठीक है। एज रेंज भी मैंने उसको स्पेसिफिक दी हुई है, इंटरेस्ट भी मैंने मिलते जुलते ही डाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो आपके इंटरेस्ट है ना, कभी कभी आपकी दोनों जो कंपेन्स हैं वो सेम ऑडियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब फर्स्ट सपोज मैं हूं और आपने एक कंपेन रन की हुई है, वो कंपेन आपकी आपकी दो कंपेन्स हैं।
पहली कंपेन भी मुझ तक आ रही है और दूसरी कंपेन भी मुझ तक आ रही है। अब वो जब मुझ तक आएंगी तो वो उनका आपस में कंपटीशन फेसबुक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब उनमें से एक विनर होगी और एक लूजर होगी। तो जो विनर होगी वो डेफिनेटली मुझ तक आएगी पहले, और जो लूजर होगी उसकी फेसबुक जो है रेटिंग को गिरा देगा। ठीक है, जब आपकी, अब देखिए दोनों कंपेन्स आपकी हैं, अगर किसी एक की भी वो रेटिंग गिराता है तो नुकसान आपको है। जो विनर होगी उसका क्या मकसद होगा कि बेसिकली वो जो आपका एड है वो कम पैसों में ज्यादा लोगों को पहले दिखाएगा। ठीक है, जो कंपेन आपकी विनर है। अब जो कंपेन आपकी लूज हो चुकी है उस कंपटीशन में, दो आपस में लड़ रही थी ना बेसिकली, अगर उनमें से एक भी लूज करती है तो उसका क्या मकसद है कि फेसबुक अपने एल्गोरिथम के अंदर ही उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन कर देगा, डिग्रेड कर देगा उससे। अगर उसे वो डिग्रेड करेगा तो फिर लोगों के पास बाद में जाएगी और ज्यादा पैसों में जाकर डिलीवर होगी। ये अगर आप इस लाइन को देखें, कंबाइन सिमिलर एडसेट्स इम्पैक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का यही मतलब है कि मेरी जो ऑडियंस थी, बेसिकली मेरी, अगर मैं आपको ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने दो कंपेन्स रन किए हैं, अब मेरी दोनों कंपेन्स जो है आपको जाके ऐड दिखाना चाह रही है, उनकी आपस में जो है कंपटीशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस जो है वो ओवरलैप करना स्टार्ट हो गई है, मतलब ऑडियंस मेरी सेम होगी और इंटरेस्ट भी मेरे सेम है, मेरी दोनों कंपेन्स आप तक जाना चाह रही हैं। अब इस चीज को हमें रोकना है, क्योंकि अगर मेरी दोनों कंपेन्स आपस में जो है वो कंपटीशन करना स्टार्ट कर देंगी, उसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे है। ठीक है, जब आपकी ऑडियंस ओवरलैप करेगी उसके बाद जो दूसरा मसला आता है वो आपको फ्रेगमेंटेशन का मसला आता है। नहीं नहीं, अब देखें दोनों कंपेन से आपको जो है सेल्स आ रही हैं। ठीक है, आपने ये मसला हल करना है कि आपकी ये ओवरलैपिंग और फ्रेगमेंटेशन कैसे सोल्व होगी। इस पे आपने क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, मुझे अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन आए हैं कि आपकी ऑडियंस जो है वो ओवरलैप कर रही है और इसमें फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। इसी तरह अगर आपने लैपटॉप से देखना है तो अकाउंट ओवरव्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है ये बताएगा सारा कुछ। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि कंबाइन कर दूं, मेरे जो दो हेडसेट मैंने बनाए हैं, बेसिकली कह रहा है कि आप दोनों हेडसेट को अगर कंबाइन कर दो ना, जो इफेक्ट हो रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के साथ, तो आपको अप टू 22% मोर सेल्स आएंगी। फ्रेगमेंटेशन में ये क्या करेगा, मैंने अगर दो कंपेन्स चलाई हैं, दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, अब वो एक ही ऑडियंस को दिखाना चाह रहा है, तो अगर मैंने एक कंपेन में दो इंटरेस्ट लगाए हैं, एक में ब्यूटी एंड केयर का लगाया है, दूसरा हेल्थ एंड ब्यूटी का लगा दिया, सेकेंड कंपेन में मैंने अपना इंटरेस्ट जो लगाया है वो स्किन केयर लगा दिया और फेशियल लगा दिया। ठीक है, अब मेरी दो डिफरेंट कंपेन्स हैं, दो डिफरेंट हेडसेट हैं और उसके अंदर मैंने अलग अलग टारगेटिंग की हुई है, लेकिन वो एक ऑडियंस को दिखाना चाह रही है। वो क्या करेगा, इस फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए, अगर मैं इसे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूंगा ना कि 22% मुझे मोर सेल्स चाहिए और मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, फ्रेगमेंटेशन में रोकना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरी एक कंपेन जो अच्छी परफॉर्म कर रही है उसे चलने देगा, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी उसे वो बंद कर देगा, और जिसको बंद करेगा उसका बजट और उसके अंदर जितने मैंने इंटरेस्ट डाले हुए थे वो सारे जो है नई कंपेन में शिफ्ट कर देगा। अगर मेरी एक कंपेन का बजट 1200 रुपया था, दूसरी का बजट 800 रुपया था, और 800 वाला अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो 800 का बजट उस 1200 में शिफ्ट कर देगा, तो मेरा डेली का बजट 2000 हो जाएगा। ठीक है, और उस तरह अगर मेरे इंटरेस्ट एक कंपनी में दो थे और दूसरी में दो थे, तो एक ही कंपनी में मेरे चार इंटरेस्ट हो जाएंगे। क्रिएटिव एड सेट, एड सेट आप दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना आपके पास कितनी वेरिएशन है। अब मैंने अगर एक कंपेन के अंदर तीन तीन क्रिएटिव लगाए हुए ना एड्स के, इसका मतलब है कि मेरे पास अवेलेबल है, मे बी आपके पास कल की ऐसी प्रोडक्ट आए आपके पास सिर्फ एक ही क्रिएटिव और आपको उसी पे टेस्टिंग करनी पड़े, तो फिर आप एक ही लगाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आपके पास वैरायटी कितनी अवेलेबल है उस चीज़ की। उसके अलावा कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर आपने अपनी जो है ऑर्डर्स जो है ज़्यादा लेने हैं, अगर फोर सपोज मुझे 1000 रुपये के अंदर जो है 7-8 ऑर्डर आ रहे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 7 से 70 ऑर्डर आ जाएं, इसका मतलब मैं 10 गुना ऑर्डर लेना चाह रहा हूँ। इसका मतलब मैंने अगर 1000 का बजट दिया, 1000 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10,000 का बजट दूंगा, तो मुझे तब फिर उतने ऑर्डर आएंगे। ऐसे ही होता है, हमारी लोकल मार्केट में सारी दुनिया ऐसी करती है, कंपेन पे जाती है, यहाँ पे एडिट पे दबाया, उसका बजट जाके 10 गुना कर दिया, अब मैंने 10 गुना बजट लगा दिया तो मेरी सेल्स भी 10 गुना आएंगी। ऐसे नहीं होता। ऐसे फेसबुक क्या करता है कि वो आपका जो पैसे हैं वो इधर उधर स्पेंडिंग उसकी स्टार्ट कर देता है, और आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट अगर आपको आज 180 रुपये में आ रही है, तो कल जब आप उसका 10,000 बजट लगाएंगे ये आपके 300-400 पे चली जाएगी। ठीक है, परचेजेस आपकी नहीं बढ़ने वाली, लेकिन परचेजेस बढ़ेंगी आपकी, लेकिन उस हिसाब से नहीं भरेंगी, लेकिन आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो ऐसे ऐसे ज्यादा होना होता स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
और अगर आप बार बार अपनी कंपेन पे जाके इसके एडिट के बटन को टैप भी करेंगे ना, तो इस और इसमें आप चेंजिंग करते जाएंगे, तो इससे भी चांसेस हैं कि आपकी कंपेन जो है वो डेड हो जाए। अगर वो अच्छा परफॉर्म करी थी वो एकदम से अच्छा परफॉर्म करना रुक जाए, क्योंकि ये दोबारा से लर्निंग फेज में चली जाती है कि अच्छा मुझ में कुछ एडिट हुआ है, इसका मतलब मैंने कुछ न्यू परफॉर्म करना है। फिर ये सारी चीजों को दोबारा से एनालाइज करती है, फिर दोबारा से ये सारा सिनेरियो स्टार्ट करती है। तो इन सब चीजों के लिए आपने क्या करना है, फोर्स सपोज के मेरी ये कंपेन है, और सपोज कर लेते हैं कि सोलर लाइट की मेरी कंपेन है, इसके मैं एडसेट पे आ जाता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो है मेरे 3 एडसेट्स हैं। ठीक है, 3 एडसेट्स हैं, और ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ, ये जो एड सेट है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता है। ये स्टिल ना मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जैसे कोई एक मेरी प्रोडक्ट है, सपोज मेरे पास एक जैसे कोई भी बल्ब है, तो उसके इट मीन्स कि मुझे उसके 3 ऐड लगाऊंगा तो वो एक ऐड सेट, 2 ऐड सेट, 3 ऐड सेट, ये कहलाते हैं ऐड सेट। हाँ, आप फैजान बात कर रहे हैं ना? जी जी, फैजान बात कर रहा हूँ। फैजान भी मुझे लगता है आपने कल की क्लास में ली। नहीं, मैंने कल की क्लास ली है, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है। हाँ तो हाँ, मुझे तो कल से ही है ना बड़ा थोड़ा वो हो रहा है, ये मिक्सअप हो रहा है, बहुत मिक्सअप हो रहा है। कभी जो मैंने एक उसी रिकॉर्डिंग को है ना, मैंने 2-3 बार सुन रहा हूँ। हम्म, तो क्योंकि ये मैटर पे कभी चेक नहीं किया, तो ये थोड़ा इशू कर रहा है। फैजान भाई आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं ना, इसलिए आपके पास टाइम कम होता है। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपेन के अंदर आप अगर अपनी एक कंपेन बना रहे हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट एडसेट्स बना सकते हैं। ठीक है, एडसेट्स में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट क्रिएटिव्स लगाते हैं और डिफरेंट उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं। तो एक ही कंपेन के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट सिनेरियोज के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। ये वो सिनेरियो होता है कि मैंने एक कंपेन बनाई है, अगर मेरी सोलर लैंप की एक कंपेन है जिसको मैंने चेक मार्क यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये मेरी एक कंपेन है। हम्म। उसके अंदर मैंने जो एडसेट है वो मैंने 3 एडसेट उसके अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, इस एडसेट को मैंने अलग से बजट दिया हुआ है, इसको मैंने अलग से बजट दिया हुआ है, इसको मैंने अलग से बजट दिया हुआ है। तो इनमें से जो मेरा ठीक है। अच्छा एडसेट परफॉर्म करेगा मैं उसे चलता रहने दूंगा, बाकी जो मेरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, जिसका फोर्स वॉज ये सेकंड एडसेट था, इसके अंदर 560 की स्पेंडिंग हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक भी परचेज नहीं है, मैं सिंपली इसे आके यहाँ से ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और जहां जहां से मुझे ओके, परचेजेस इट आ मीन रही हैं इसमें और आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिफरेंट लगा है। सॉरी, हाँ, मैंने इन इंटरप्ट किया। सब में इसमें इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट लगा। है जी। ओके ओके ओके, ठीक है इंटरेस्ट ठीक है डिफरेंट है, ठीक है ठीक एज है। स्पेसिफिक है, और जेंडर भी डिफरेंट होंगे, तो ये आप सारी चीजें जो है ना टेस्ट कर सकते हैं ओके 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 ओके, ठीक है, सही। चलो थैंक यू ठीक है। थैंक यू। अब हम सपोज कर लेते हैं हम फ्रेगमेंटेशन ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे। तो अगर मैंने ये 3 अपने इंटरेस्ट जो हैं बनाए, 3 एडसेट मेरे बने हुए हैं, अब ये तीनों क्या करें, आपस में इनका कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब इस कंपटीशन को हमने कैसे रोकना है? अब मैं चाह रहा हूँ कि जो एडसेट इनमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो चलता रहे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो एक एक करके बंद हो जाए, और उसका बजट जो है इंक्रीज करते हैं हम उस एडसेट में जिसको अच्छी सेल्स आ रही हैं लेकिन उसका बजट कम है। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो हम मैन्युअली अपना बजट जो है वो ज्यादा नहीं करें, हम अपनी कंपेन को रोक नहीं रहे, हम उसका बजट खुद से ज्यादा नहीं करें। फेसबुक अगर खुद कोई चीज एडिट करके उसका बजट ज्यादा करेगी तो अपने एल्गोरिथम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है, वो जब उसको ऑप्टिमाइज करेगी तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो ज्यादा नहीं होगी। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन उस तरह नहीं होगा जिस तरह आप एडिट करके अपनी पास से कंपेन को लॉन्च करेंगे, तो उस तरह का फिर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपकी सेल्स जो है वो अच्छी होंगी और आपके ऑर्डर जो है वो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसको आपने कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, इस पे आप लगाते हैं रूल्स, लगाते हैं फेसबुक के। आप यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स वगैरह देख लें, वहां पे आपके रूल्स वाली चीज कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, बाकी भी हमारे लोकल मार्केट में जितने लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक के अंदर आप रूल्स लगाएंगे यहाँ पे। अगर आपने पहले कोई रूल लगाया तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप नया रूल लगाना चाह रहे हैं तो उसे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप क्रिएट न्यू रूल करेंगे। अब यहाँ पे आपको फेसबुक पहले से अपने ऑप्शन दे रहा है, इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप, ऑप्टिमाइज क्रिएटिव, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, इसमें ये क्या करता है कि आपके क्रिएटिव को खुद से ऑप्टिमाइज कर देता है, उससे पीछे कोई गाना चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई सॉन्ग उसके पीछे इंप्लीमेंट लगा सकता है। ये क्या होगा कि उसकी हेडलाइन के, आपने कुछ फेसबुक के एड्स देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि पिक्चर का अगर एड लगा हुआ है ना, तो
अगर मैंने एक पिक्चर का ऐड चलाया हुआ है तो फेसबुक क्या करेगा, अपने पास ही उसके ऊपर एक और नया बैनर सा लगा देगा छोटा सा। आपको ये चीज खैर उस टाइम तो नहीं पता होगी, अब अगर आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको नजर आएगा कुछ ऐड चल रहे होते हैं। अक्सर जिसने ऐड चलाया था उसने उसके ऊपर कोई नया बैनर नहीं लगाया होता, लेकिन फेसबुक अपने पास से उसका कोई कीवर्ड सा निकाल के उसका बैनर इंप्लीमेंट कर देती है, ठीक है, अपनी तरफ से। वो होती है आपकी इनेबल एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, उसमें फेसबुक आपके क्रिएटिव को खुद और मैनेज कर रही होती है। उसके बाद आता है ऑक्शन ओवरलैप। ऑक्शन ओवरलैप तभी आता है जब आपके दो से तीन एडसेट हैं, वो आपस में कंपटीशन उनका स्टार्ट हो गया, जाहिर है अब उनकी ऑडियंस जो है वो मैच होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसमें आपकी ऑक्शन जो है वो ओवरलैप होना स्टार्ट हो गई है। जब आपकी ऑक्शन ओवरलैप हो गया तो इस पर हम रूल इंप्लीमेंट करेंगे। हम इसे सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें ये तीन ऑप्शन देता है। कहता है कि पहले तो अगर मेरी कोई ऑप्शन ओवरलैप कर रही है, मेरी ऑडियंस आपस में ओवरलैपिंग उनकी स्टार्ट हो गया, तो पहले आप अगर आप ये चूज कर लोगे सेंड नोटिफिकेशन ओनली, तो आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा। जैसे आप पूछे थे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आप अगर ये रूल पहले ही इंप्लीमेंट करते हैं उससे आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आप चाहें तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ ओवरलैपिंग एडसेट। इसमें ये करेगा व्हेन एडसेट ओवरलैप ओनली कीप द बेस्ट परफॉर्मिंग वंस टर्न ऑन, ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट सिनेरियो है वो आप फर्स्ट वाले को चूज करें। इसमें क्या करेगा, टर्न ऑफ कर देगा ओवरलैपिंग वाले एडसेट को और इंक्रीज बजट कर देगा रिमेनिंग एडसेट्स का। अब जिसको बंद कर रहा है, सपोज इसका 1000 रुपये का बजट था और मेरे पीछे 5 एडसेट और चल रहे हैं, तो इसका जो 1000 का बजट था 5 एडसेट में 200 करके डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इस एडसेट को ये बंद कर देगा। पहला रूल तो आपने ऐसे इंप्लीमेंट कर दिया, क्रिएट कर दिया, और ये आपका रूल जो है इंप्लीमेंट हो गया। तो ये अगर आपकी अब ऑप्शन ओवरलैप होगी, आपकी ऑडियंस जो है मैच करेगी, तो ये इसे ऑफ कर देगा, ठीक है। फिर से आप इस पे एक नया रूल इंप्लीमेंट करेंगे, और वो आप क्या करेंगे, आप करेंगे, अच्छा, थर्ड ऑप्शन इसमें आता है ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव का। इसमें वो क्या कहता है, क्रिएट अ रूल टू एनहेंस योर क्रिएटिव एंड शो ईच पर्सन अ वेरिएशन ऑफ योर एड व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये बेसिकली इसका जो है इसी का सेकंड वर्जन है, ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव इनेबल एडवांटेज प्लस ऑडियंस का, ठीक है। इसमें भी ये सेम सिनेरियोज ही करता है, अपने पास से आपके एड क्रिएटिव के अंदर चेंजिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो आता है आपके पास रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का। इसमें वो क्या करता है, क्रिएट अ रूल दैट हेल्प एडसेट स्पेंड देयर बजट मोर एफिशिएंटली बाय कंबाइनिंग देयर ऑडियंसेस, ठीक है। अगर आप ये रूल लगा दें, इसमें क्या करेगा कि आपके एडसेट्स को कंबाइन कर देगा और उनका बजट जो है मोर एफिशिएंटली पर इंटरेस्ट जो है स्पेंड करना स्टार्ट कर देगा, जब आपकी फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट होगी। इसको भी आप नेक्स्ट करेंगे और इसको आप कह देंगे कंबाइन एडसेट ऑडियंस एंड बजट ऑटोमेटिकली। ओवरलैपिंग में क्या कर रहा था कि आपका एडसेट जो था वो उसे बंद कर रहा था क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जब फ्रेगमेंटेशन आती है उसमें क्या करता है कि आपके दोनों एडसेट्स को कंबाइन करता है और उनका जो बजट जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और इसको आप क्रिएट कर देंगे। जी, देखें, जब हम इंटरेस्ट डिफरेंट रखते हैं ना, तो हम बेसिकली हमें कंफर्म थोड़ी होता है कि ये इंटरेस्ट हमारा काम करेगा, ये नहीं काम करेगा, ये ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट के लिए अच्छी है ये वाली नहीं है। वो उस इंटरेस्ट के तरह के लोगों को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस इंटरेस्ट की रिलेटेड ऑडियंस जो है वो उससे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, लेकिन उससे मिलते जुलते लोग जिनका इंटरेस्ट दोनों तरफ है, जो मैंने दूसरी कंपेन पे इंटरेस्ट लगाए और इस कंपेन पे, तो ये फिर उस तरह की ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये खुद ब खुद क्योंकि एआई इसमें इन्वॉल्व होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये खुद ब खुद लर्निंग स्टार्ट कर देगा कि अच्छा इस तरह की ऑडियंस जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट शो करिए, अब मैं इन लोगों को ज्यादा दिखाता हूँ। क्योंकि फेसबुक भी यही चाहता है कि आपके सेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए। अगर आपके सेल्स ज्यादा आएंगी, हम एड स्पेंडिंग करेंगे, हम एड स्पेंडिंग करेंगे तो फेसबुक के पास पैसा जाएगा, तो डायरेक्टली फेसबुक को ही फायदा होगा। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपको सेल्स ना आए, आपका बिजनेस ना चले। अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो फेसबुक का भी बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक ये जितने रूल्स थे अब तक हमने इन्हें देखा है, अब हम अपना कस्टम रूल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना ऑप्शन ओवरलैप हो रही है, ना हमारे पास फ्रेगमेंटेशन आ रही है, हमारा एक ही हेडसेट चेयर है। अब हमने उसके हमारे पास 1000 रुपये में दिन के 5 ऑर्डर आ रहे हैं और मैंने उसे 50 ऑर्डर्स पे लेके जाना है, तो मैं उसे कैसे लेके जाऊंगा। अब मैं खुद से मैनुअली जाके तो उसका बजट इंक्रीज नहीं करूंगा, जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया मैनुअली बजट इंक्रीज करेंगे चांसेस ज्यादा है कि आपकी कंपेन डेड हो जाएगी। डेड ना भी हुई तो उसकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं कि जब आपकी कोई चीज है वो बिक रही है, अच्छी बिक रही है, अब आप उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप उसे स्केल करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। आप कस्टम रूल उस पे इंप्लीमेंट करेंगे, आप नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप रूल लिख देते हैं कि फोर्स फोर्स के इंक्रीज करना चाह रहा हूँ मैं बजट,
इंक्रीज बजट में करूंगा, मैंने आपको पहले बताया था 30% ज्यादा हम बजट इंक्रीज नहीं करते एक टाइम पे, ठीक है। अगर मैंने 1000 रुपये का बजट दिया तो मैं 300 और इंक्रीज करूंगा, एकदम से 1500 1600 2000 नहीं कर दूंगा। तो मैं ये खुद याद रखने के लिए मैं इसका नाम भी ऐसा रख रहा हूँ, इंक्रीज बजट बाय 30%, ठीक है। और यहाँ से आप ऑल एक्टिव कंपेन्स को भी चूज कर सकते हैं कि रूल इंप्लीमेंट किस पे होना चाहिए, या ऑल एक्टिव एडसेट्स पे भी कर सकते हैं या ऑल एक्टिव एड्स पे कर सकते हैं। तो मैं एडसेट पे रूल इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि हमने एडसेट को ही अपना बजट दिया है, मैंने सीबीओ नहीं चलाई, मैंने एबीओ पे काम किया हुआ है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। वो कहता है कि अगर कॉस्ट पर रिजल्ट इज ग्रेटर देन दिस है, तो ये रूल जो है उसके बाद कैसे ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। हम ग्रेटर देन का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। मैं इस पे रूल इंप्लीमेंट करूंगा कि अगर मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट 100 से 300 के बीच में आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट आ रही है 178 रुपीज आ रही है। अब मैं इसका बजट इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं बजट इंक्रीज करूंगा तो मुझे जाहिर है कॉस्ट पर रिजल्ट भी थोड़ा सा मेरा महंगा होगा, क्योंकि मैं इससे ज्यादा पैसे दे रहा हूँ अब। तो यहाँ पे हम इस पे बजट कह देंगे इसे कि अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 100 से 300 के बीच में है, तो आप फिर ये मेरी जो 30% बजट इंक्रीज है आप उसे करते जाएं। अगर ये जैसी इससे ज्यादा हो रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट 300 से, तो आप इस रूल को जो है रोक देंगे, ठीक है। क्योंकि मे बी कल को आपके पास 15-20 कंपनी चल रही हैं, आपको नहीं पता कि आपने किस कंपनी पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब आप एक एक को चेक करने बैठेंगे, आपका पूरा दिन निकल जाएगा उस चीज में। तो यहाँ पे अपनी कंडीशंस भी साथ में लगानी होती हैं। उस वक्त टाइम रेंज आप इसको मैक्सिमम रहने दें। और उसके बाद ये शेड्यूल आता है, इसमें वो कहते हैं रूल रन एज ऑफन एज पॉसिबल यूजली आफ्टर एवरी 30 to 60 मिनट्स। वो कहते हैं कि रूल आपका कब कब इंप्लीमेंट होना चाहिए, 30% इंक्रीज कब कब होना चाहिए। एक तो ये है कि कंटिन्यूसली हर आधे घंटे या घंटे के बाद उसका बजट 30% इंक्रीज कर देगा। तो ये चीज बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आप हर घंटे बाद 30% इंक्रीज करेंगे, वे भी किसी घंटे आपके पास सेल ही नहीं आ रही और फिर भी आपको जो है बजट बढ़ाता जा रहा है। इससे आप डेली पे कर सकते हैं कि हाँ एक दिन मेरा बजट आप 30% बढ़ा दो, उसमें मेरी सेल्स ज्यादा होंगी। उस पे ये है कि मेरे अगर कॉस्ट पर रेट 100 से 300 के बीच में है, तो आप कल इसका दोबारा बढ़ा दो, इससे मेरा बजट जो है 1000 से ऐसे ऐसा 5000 6000 7000 8000 10,000 रुपये चला जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता हुआ। और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपकी सेल्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, डेफिनेटली आप स्केलिंग की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक डेज में इसको जो है करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ, क्योंकि ज्यादा सेल्स फ्राइडे सैटरडे संडे ये बहुत अच्छे दिन होते हैं, ठीक है, लोग घर ही होते हैं। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ इस रूल को सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे के लिए, तो आप ये रूल जो है कस्टम पे चूज करके और आप इसे टाइम यहाँ पे दे सकते हैं कि इस टाइम चले किस टाइम रुक जाए, इस टाइम पे आपने इसको 30% इंक्रीज करना है। तो ये टोटली आप पे, आप अपने एड को किस तरह एनालाइज करते हैं, आप उसको कैसे स्केलिंग की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज अभी हम डेली कर लेते हैं और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह जो आपका सीन है वो सारा स्केलिंग की तरफ भी हो जाता है। स्केलिंग का टोटली यही मेथड है, कभी भी आपने खुद से एडिट करके नहीं जाना, हमेशा आप फेसबुक से काम करवाएंगे, फेसबुक के ऊपर रूल इंप्लीमेंट करेंगे। फेसबुक खुद से अगर काम करेगी, ज्यादा एफिशिएंट काम करेगी, वो अपने एल्गोरिथम का ज्यादा बेहतर जानती है, ठीक है। जी। हम्म। जी। देखिए, ये तो आप जब एक दफा रूल इंप्लीमेंट करेंगे ना, उसके बाद तो आपको खुद भी हर रोज जाके देखना पड़ेगा इसमें मेरा बजट इंक्रीज किया, उसके बाद मुझे सेल्स किस हिसाब से आ रही है। तो 30 मार्च तक तो लाइक एक स्पेसिफिक डेट तो आप बिल्कुल ना दें। आप 30 मार्च तक देंगे, वो 30 मार्च तक करता जा रहा है, प्रॉफिट में नुकसान में आपको नहीं समझ आ रही। आप 2-3 दिन देखें, अगर आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, तो अगर आपका एक दिन में 1000 लग के आपको 5 सेल्स आ रही हैं, तो आपका दिल नहीं करेगा मेरा आज ही के दिन 5000 लग जाए और मेरी सेल जो है वो 5 से 50 पे चली जाए। तो ये चीजें सारी ऐसी हैं, आप अपना रोल लगाएं, उसको एनालाइज करते रहें, नहीं तो फिर आप स्पेसिफिक डेज के ऊपर कस्टमर से लगा लें। नहीं तो आप उसे टाइम पीरियड दे देंगे, इस टाइम पे ये चलेगा, इस टाइम पे ये बंद हो जाएगा। बहुत सारा सिनेरियोज इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके जितने भी एड्स करें, आप उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर सपोज आपने किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो आपसे कहता है कि मुझे आप जो है अपने ऐड की रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाएं, मुझे दिखाएं कि मेरे ऐड के अंदर क्या क्या चल रहा है। आप रिपोर्ट्स पे आएंगे, क्रिएट अ रिपोर्ट करेंगे, और फिर आप यहाँ से ऑप्शंस को चूज करेंगे कि कौन कौन सी चीज जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी जितने मेरे ख्याल से क्रिएटिव हैं, एड सेट्स हैं, कैंपेन्स हैं, वो सारी यहाँ पे आ गई हैं। अब अगर इसकी मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ,
तो मैं यहाँ से चेक मार्क करता जाऊंगा चीज़ें। मुझे कंपेन का नेम चाहिए अपनी रिपोर्ट के अंदर, एड सेट का नेम चाहिए, मुझे रीजन चाहिए, कौन से रीजन में मेरा एड चल रहा है। प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए मुझे, कौन सी एज जेंडर को मैंने टारगेट किया है। ऑब्जेक्टिव मुझे पता है मेरा सेल्स है। उसके बाद कॉल टू एक्शन मेरा शॉप नाउ है, आप इससे भी बेशक चेक कर लें। तो इस तरह जब आप अपनी ये रिपोर्ट्स को जनरेट करना चाहेंगे, इन सब चीज़ों को आपने चेक मार्क करना है। तो अब ये देखें आपके क्रिएटिव का नाम आ गया, उसमें वो जेंडर्स बता रहे हैं कि इसमें ऑल जेंडर मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, कॉल टू एक्शन ये है, परचेजेस इतने में आ रही हैं, अमाउंट स्पेंड इतनी है। ये सारी वही चीजें जो आपने वहां पे एनालाइज की थी, क्योंकि वो सिर्फ आपको दिख रही है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं, वो कहेगा भाई मुझे मेरे रिजल्ट्स दिखाओ क्या चल रहा है पीछे, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने एडसेट की सारी रिपोर्ट को जनरेट करके आप इसे सेव करेंगे और आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें ना, परसेंटेज स्पेंड इन लर्निंग फेज, जिस तरह हम बार बार बात करते हैं पेजल वार्म अप की, ठीक है, वो बेसिकली फेसबुक की लर्निंग होती है। इसमें आपको क्या बता रहा है कि मेरी 0% अमाउंट जो है स्पेंड हुई है लर्निंग में। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ आपके एड्स एड्स मैनेजर ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैं आपको डिलीवरी का ऑप्शन एक दिखा देता हूँ। ये डिलीवरी का ऑप्शन होता है जब आप अपना नया एड चलाएंगे ना, और उसमें आपकी लर्निंग फेज चल रहा होगा पहले 7 दिन, ठीक है। तो कुछ एड्स मैनेजर के ऊपर यहाँ पे एक्टिव लिखा आ रहा होगा और कुछ के पास यहाँ पे लर्निंग लिखा आ रहा होगा। तो ये फेसबुक के खुद अपने से ही कुछ एड्स मैनेजर ऐसे बना देता है जिनका यहाँ पे एक्टिव लिखा आता है और कुछ का यहाँ पे लर्निंग लिखाता है। मैंने आज तक अपने जितने भी एड्स मैनेजर बनाए हैं उसका हमेशा से एक्टिव आ रहा है, कभी भी लर्निंग नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट इंटर्नशिप करने आते हैं, मोस्टली का स्टार्टिंग में पहले 7 दिन, अगर वो नई कंपनी भी बना के लगा रहे हैं तो उनके पहले 7 दिन जो है लर्निंग ही लिखा आता है। और लर्निंग से वो तब तक एग्जिट नहीं करता जब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर या उस कंपेन के ऊपर 50 परचेजेस नहीं आती, ठीक है। तो उस चीज से आपने घबराना नहीं है। बस ये ऐसी है, इसके फेसबुक की अपनी साइकी है, अपने ही रूल्स हैं। मैं तो अभी भी अगर नई कंपेन लॉन्च कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे डिलीवरी जो है वो हमेशा एक्टिव आएगा। लेकिन मे भी जब आप लोग अपनी कंपेन लॉन्च करेंगे आपके यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और लर्निंग से वो तभी निकलेगा जब आपके 50 परचेजेस हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो 7 दिन के अगर 7 दिन के अंदर भी आपकी 50 परचेजेस नहीं आ रही, वो आपका लर्निंग ही चलता रहेगा जब तक आपकी 50 परचेजेस नहीं आ जाती। हालांकि ये जो कंपेन्स चलाई है मैं, इसमें एक ऑर्डर है अभी पहले वाली में, और ये भी इस टाइम एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। और जिसमें 46 परचेजेस हैं, जिसमें 21 है, वो भी एक्टिव ही है। जिसमें इवन के जीरो भी होगा, अगर मैं उसे भी स्टार्ट कर दूंगा वो भी उसे एक्टिव ही दिखाएगा, लर्निंग फेज में नहीं दिखाएगा। लेकिन ये लर्निंग कर रहा होता है, वो डिलीवरी का है, बस कभी एक्टिव लिख देता है कभी लर्निंग लिख देता है उसे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडियंसेस पे। अच्छा, दो तरह की आपके पास ऑडियंस होती हैं, एक कस्टम ऑडियंस होती है और एक आपके पास होती है लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का किसी को आइडिया है वो क्या होती है? ठीक है, अब देखें, सपोज कर लेते हैं कि मैं जो अपनी कंपेन रन कर रहा था उसके ऊपर जो है मेरी परचेजेस अच्छी खासी आ चुकी हैं, 50 से ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। और उसकी जो क्या कहते हैं उसे, इंप्रेशन 8,000 से ऊपर हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं ना। मैं आपको इंप्रेशन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। कम से कम आपके पास 8,000 इंप्रेशन जो है ना वो होने चाहिए अपनी ऑडियंस बनाने के लिए। अभी देखें, अगर इस एलईडी बल्ब के सिर्फ 5,000 इंप्रेशन है तो मैं इसकी कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकता अभी, ठीक है। अब जिसकी 10,000 है, 35,000 है, ये जितने ज्यादा आपके पास इंप्रेशन होंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है कस्टम ऑडियंस अच्छी बनेगी, ठीक है। अब मैं कस्टम ऑडियंस बनाना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना, एड टू कार्ट 24 है, या इस कंपेन को हम देख लेते हैं जिसमें आपके एड टू कार्ट 61 है, और इसमें से जो
चेकआउट किए हुए 106 हैं, ठीक है, टोटल 106 अगर आप इसका ज्यूम कर लें, और इसमें से ऑर्डर्स मुझे कितने आए हैं 46, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 60 लोगों ने जो है वो चेकआउट तक तो गए, लेकिन उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, पता नहीं क्या रीजन होगा उनका, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उनको मैं अपना ऐड दोबारा दिखाऊं, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाऊं जिन्होंने ऐड टू कार्ट पर चेकआउट किया, वैसे सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा, उन्हीं 60 लोगों को मेरा ऐड जाके दिखेगा, और उन्हीं से मैं चाह रहा हूँ कि उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं, और क्योंकि वो कन्वर्ट होंगे तो आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है और कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। अभी ये तो बिल्कुल छोटी सी ऑडियंस है, इसमें तो अभी कोई बनाने का तुक नहीं बनता, लेकिन फर्स्ट सपोज कल को आपके पास यहाँ पे 300 400 लिखा आ रहा हो, चेकआउट भी आपके पास 300 400 हो, फिर आप उस ऑडियंस का बनाएं तो अच्छा भी है। अगर आपने कस्टम ऑडियंस बनानी है, आप यहाँ से सिंपल ऑडियंसेस पे आएंगे, क्रिएट ऑडियंस हम करेंगे और कस्टम ऑडियंस पे हम टैप करेंगे। अब यहाँ पे कितनी तरह की मैं कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरे जितने लोग आए मैं उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, अगर मेरे पास कुछ कस्टमर्स की लिस्ट है मैं उनकी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, अगर मैंने कोई अपना ऐप जो है फेसबुक के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है तो मैं उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, फॉर सपोज मैंने कोई ऐप ऐसा चलाया था जो मैंने लोगों से चाहता था वो उसे डाउनलोड करें, ठीक है, उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। अगर मैंने कोई कैटलॉग रन किया था मैं उसकी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। अगर कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देखी हुई है, अब वीडियो में भी कैटेगरी आती है, कुछ लोगों ने 25% देखी है, कुछ ने 50% देखी है, कुछ ने 75% देखी है, कुछ ने 100% देखी है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरी वीडियो 100% देखी है, मैं सिर्फ अपना ऐड उन्हीं को दोबारा दिखाऊं क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे तभी उन्होंने 100% मेरी वीडियो देखी है, तो इन सब की आप ऑडियंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं वेबसाइट की, वेबसाइट को चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब पिक्सल जो भी आपके स्टोर का होगा, पिक्सल आपका यहाँ से बाय डिफॉल्ट पहले से आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने 2 3 पिक्सल्स बनाए हैं तो आप जिस पिक्सल की कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं आपने वही चूज करना है जो आपकी वेबसाइट के साथ अटैच है, ठीक है। अब इवेंट्स है, बेसिकली यहाँ से हमें पूछता है कि आप किस तरह के लोगों की अपनी जो है कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे हैं मैं उन सबकी कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उन सबको मैं अपना ऐड दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं इसे चूज करूंगा। अगर मैं कहूँगा पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जब ऐड चलाते हैं हम अपनी पूरी वेबसाइट का ऐड नहीं चला रहे, हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज का ऐड चला रहे हैं, ठीक है। जैसा वो BNB अगर बिक रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग उस पेज पे आए ऐड पे टैप करके मैं सिर्फ उन्हें अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ दोबारा से, तो मैं इसको चूज कर लूंगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि विजिटर बाय टाइम स्पेंड, जो लोग मेरी वेबसाइट पे हैं उन्होंने अपना कितना टाइम मेरी वेबसाइट पे जो आके स्पेंड किया, 25% स्पेंड किया, 25% वाले जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, 10% जिन्होंने उससे कम स्पेंड किया, 5% जिन्होंने जो आए वेबसाइट पर एकदम से निकल गए, ठीक है। ये वो ऑडियंस है हमारी। मैंने आपको बताया था कि मैं जो अपनी कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ उन लोगों की बनाना चाह रहा हूँ जिन्होंने ऐड टू कार्ट या इनिशिएट चेकआउट तो किया लेकिन वो नहीं हो सके, कन्वर्ट नहीं हो सके, 60 से 70 लोग ऐसे थे जो कन्वर्ट नहीं हो सके। तो इसमें अपनी कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा क्योंकि मेरे इनिशिएट चेकआउट ज्यादा थे एज कम्पेयर टू ऐड टू कार्ट, तो इनिशिएट चेकआउट को मैं चूज कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। रिटेंशन टाइम का क्या मतलब होता है, रिटेंशन टाइम होता है कि कितने दिनों की आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं पिछले 7 दिनों की सिर्फ बनाना चाह रहा हूँ कि 7 दिनों में जितने लोग मेरी वेबसाइट पे है और उन्होंने चेकआउट पे जाके टैप किया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7 डेज लिख लूंगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ मैं पिछले 2 महीने से ऐड चला रहा हूँ और 2 महीने में जितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं मैं उन सब की कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 60 मेंशन कर दूंगा। अब मैं इसको और स्पेसिफिक कर सकता हूँ, जिन्होंने चेकआउट किया अब कौन से पेज पे जाके चेकआउट किया, ठीक है। अगर मैं अपने उस स्पेसिफिक पेज का URL डालना चाहूँ मैं URL पैरामीटर पे टाइप करूंगा और मैं यहाँ पे जो है उसका URL पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, कंटेन्स के अंदर, फर्स्ट पॉज के फर्स्ट पॉज के इसका ऐड चल रहा था। अब मैं इसी के जितने लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया है मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ दोबारा उन्हीं लोगों को। इसका मैंने कॉपी कर लिया, URL इसका कॉपी किया हमने, और मैं यहाँ URL के अंदर आके इसे पेस्ट कर दूंगा। अब ये स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट का जाके जो है वो दिखाएगा, ठीक है। तो रिफाइंड बाय का ये मतलब है इंक्लूड मोर पीपल या एक्सक्लूड मोर पीपल। अच्छा, हम यहाँ पे अब एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड में किनको करूंगा, चेकआउट जाहिर है जिन लोगों ने चेकआउट किया बाय भी उन्होंने नहीं किया है, ठीक है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया परचेज भी उनमें से ही कुछ लोगों ने किया है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि उन सबको आप इस ऑडियंस में डाल दें जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट तो किया, चेकआउट तक गए हैं मेरे,
ठीक है, उनको मेरा ऐड आप दिखा दें, लेकिन उनमें से जिन लोगों ने परचेज कर लिया ना प्रोडक्ट, उन्हें ऐड मेरा नहीं दिखना चाहिए। तो उस पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ के परचेज को चूज कर लूंगा। तो अब इसमें मुझे क्या फायदा हो गया कि मैंने उन लोगों की ऑडियंस बना ली जो मेरी वेबसाइट पे आए, जिन्होंने चेकआउट तक किए। सर रात को नींद नहीं पूरी हुई थी आपकी? समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है? अच्छा, बोरिंग है, ज्यादा बोरिंग है। आप घर जाके काम करते हैं इस पे? पक्की बात है? रात को अपनी कंपेन लॉन्च की थी कोई? अच्छा, ठीक है। कौन कौन अभी भी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हो? कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो? लाहौर से यहाँ पे आए हुए हो? यहीं पे है? अच्छा। यूनिवर्सिटी की तो सर हम क्लासेस ही नहीं लेते, आपको यूनिवर्सिटी में नींद आती है? क्लासेस कौन लेता है यूनिवर्सिटी में? पता जाके हम्म। जाग के रहता है। हाँ हाँ, उधर क्लास में आप जाओ बस वापस आ जाओ। वो तो अपने पैसे जाया किया है अपना। जाया हमने भी किया, लेकिन दुख नहीं है क्योंकि क्लासेस नहीं ली। अच्छा, तो रिटेंशन टाइम है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप अपनी उस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं जिन्होंने आपसे परचेस किया है, लेकिन जो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एक्सक्लूड ना करें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जिन्होंने एक दफा परचेज कर लिया, मे बी आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उन लोगों ने एक दफा परचेज किया, दोबारा उनके पास ऐड आएगा तो अपने ही लिए दोबारा खरीद लें या अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के लिए दोबारा खरीद लें। ठीक है, तो इसमें आपने ऑडियंस अपनी बना लेनी है, रीटारगेटिंग है बेसिकली। आपने स्टार्टिंग में अपना ऐड चलाना है 7 दिन के लिए। 7 दिन में आपका पिक्सल वार्म अप होगा, महीना ऐड चलेगा, 2 महीने आपके ऐड चलेंगे, आपकी सेल्स आना स्टार्ट होंगी। ये टारगेटिंग जो है ये लास्ट फेज है। अगर आपकी प्रोडक्ट, पहली बात, कुछ प्रोडक्ट्स टेस्टिंग में ही आपकी फेल हो जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी चलना स्टार्ट होगी, जैसे बीन बहुत अच्छी चल रही है, चल रही है चल रही है चल रही है, 2 महीने बाद मुझे ख्याल आता है कि यार इसके जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े कम हैं, या जितने लोग इसमें से आए थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सके, अब मैं उन्हें अपना ऐड दिखाता हूँ, तो ये 1 से 2 महीने के बाद ही गेम स्टार्ट होती है, ये ऑडियंस वाली। ठीक है, ये पहले दिन दूसरे दिन से स्टार्ट नहीं होती, 2-3 महीने लग जाते हैं यहाँ तक आपको आते आते। उसके बाद फिर आप इन लोगों को दोबारा से अपना ऐड दिखाते हैं कि मैं दोबारा से इन लोगों को ऐड दिखा के अब और सस्ते में कन्वर्जन लेना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आप अपनी ऑडियंस उस लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने रिटेंशन टाइम चूज कर लिया, आप इसमें 7 डेज भी कर सकते हैं, 30 डेज भी कर सकते हैं लास्ट। ठीक है, ऑडियंस नेम में रख लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ कि कस्टम ऑडियंस, और इसमें मैं कर देता हूँ जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया। ठीक है, आईसी से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ, और बस मैं इसको सिंपल क्रिएट पे टैप करूंगा तो ये मेरी ऑडियंस जो है इसको बनाना स्टार्ट कर देगा। योर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड। ठीक है, इससे मेरी कस्टम ऑडियंस जो है क्रिएट कर दी है। अब वो नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है, क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, क्रिएट एन ऐड और क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस। तो फिलहाल तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, हमने कस्टम ऑडियंस बनानी थी। और ये देख लें, ये इस टाइम आपको पॉपुलेटिंग लिखा आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि मैंने फेसबुक को जो अपने रिक्वायरमेंट्स बताई थी उस हिसाब से उन लोगों को अपने फेसबुक के ऊपर ढूंढ रहा है। जब वो उन्हें ढूंढ लेगा तो उसके बाद वो उसकी स्पेसिफिक रेंज बता देगा कि जो आपकी रेंज है, कितने लोगों तक, कितने लोगों को हमने ढूंढ लिया अपने फेसबुक के ऊपर जिन्होंने चेकआउट किया था, अब उनको आप दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये पॉपुलेटिंग जो है इसकी फिगर्स में कन्वर्ट हो जाती है। सर एक चीज में तो ये है कि जो एड और कैंपेन, ये दोनों सेम चीज होता है या इनमें कोई difference? ये 3 बेसिकली डिफरेंट लेवल्स हैं आपके। कंपेन सबसे ऊपर वाला लेवल है जहां पे आप सिर्फ कंपेन का नाम चूज करते हैं। देखिए बेसिकली आप तीनों चीजों में टारगेटिंग अपनी कर रहे हैं। कंपेन में आप क्या टारगेटिंग कर रहे हैं, कोई बताएगा? कंपेन में हम सेल्स चूज कर रहे हैं, कन्वर्जन अपनी, वो हमारी टारगेटिंग है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कंपेन के अंदर हमने चूज कर लिया कि हम सेल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एड सेट पे आ जाते हैं। एड सेट पे हम क्या क्या चीजें चेंज करते हैं, एड सेट पे सबसे पहले हम अपनी जो है वो कंट्री चूज कर लेते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन चूज कर लेते हैं कि हम कौन सी लोकेशन पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम एज स्पेसिफिक कर लेते हैं, फिर हम जेंडर स्पेसिफिक कर लेते हैं। तीसरी चीज आती है कि मैं ये किस तरह के लोगों की ये प्रोडक्ट है जिनको मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। एड सेट पे अपने ये 3 काम करने होते हैं। ठीक है, और फिर आप आ जाते हो अपने ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पे आपका क्या होता है, आपने अपनी एक वीडियो लगानी होती है, वीडियो के बारे में आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, और उसके बाद आप यूटीएम पैरामीटर्स उसके ऊपर लगा लेते हो।
एड सेट के ऊपर ही आपने बजट भी देना होता है, सॉरी वो मैं भूल गया था, एड सेट के ऊपर आप बजट देते हो और आप उसे बताते हो मैं किस तरह की ऑडियंस भी अपने ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वहां पे इतनी सी टारगेटिंग है आपकी। एड लेवल पे आपने अपनी वीडियो लगानी है, प्लेसमेंट चूज करनी है, मैं कौन कौन सी जगह पे ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, यूटीएम पैरामीटर्स आपने उसके बना दिए और बस आपका ऐड बन गया। सर एक और चीज की, अब एक प्रोडक्ट है, उसमें क्या चीज रिकमेंड की जाती है कि उसकी दो डिफरेंट कैंपेन रन की जाए या फिर एक कैंपेन उसमें डिफरेंट हम एड सेट्स बनाते एक कंपेन बनाए आप, जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है आपने एक कंपेन बनानी है, जिस तरह मैं एक कंपेन बनाता हूँ उसके अंदर आप 2 3 4 5 जितने मर्जी एडसेट बनाएं, आप हर एडसेट को 500 500 का बजट दे सकते हैं, 1000 1000 का बजट दे सकते हैं। फर्स्ट सपोज अगर आप 4 एडसेट भी बना लेते हैं, अब आप चारों का 500 500 का बजट देंगे, ठीक है, तो आपके 4 तरह की जो ऑडियंस है वो टेस्ट हो जाएगी उसमें। उस और उसके अंदर अपने अपने क्रिएटिव भी लगाएंगे, चारों एडसेट के अंदर डिफरेंट क्रिएटिव भी अपने लगाएंगे, आपके क्रिएटिव भी टेस्ट हो जाएंगे, आपके लोग भी टेस्ट हो जाएंगे, कौन सा आपका एडसेट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, किस तरह के लोग उस चीज को परचेज करना चाह रहे हैं। तो 4 में से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसे आप चलने दें, बाकी को आप बंद कर दें। हाँ वो रूल्स, लेकिन मैं आपको पहले रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में रूल इंप्लीमेंट ना कीजिएगा, पहले आप जो है ना अपनी ऑब्जर्वेशन को अच्छा करें। आप जब कंपेन लेवल पे होते हैं आप पहले चीजों को खुद से समझें, ठीक है, ये जैसा मैंने आपको कॉलम्स ऑन करके दिखाए थे, इसके ये सारे कॉलम्स ऑन किए थे, तो आप एक एक कॉलम को देखें, पढ़ें उस पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि हर कॉलम एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। जब आप इस चीज को समझना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर उसके बाद आपको रूल्स इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी, फिर आप अपने पास से भी रूल्स बना के लगा सकते हैं। अभी तो मैंने आपको 1 2 रूल्स बताए हैं, इसमें और 10 तरह के रूल्स आप लगा सकते हैं, लेकिन वो आप तभी लगा सकेंगे जब आप इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। सही जब हम पिक्सल वार्म अप करते हैं हम्म। इसमें कोई भी इंटरेस्ट ना रखते हैं कि इजीली है कि हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करना होता है। नहीं, जो पिक्सल वार्म अप करते हैं उसमें इंटरेस्ट ना रखने की या किसी भी चीज को टारगेट ना करने की ये वजह होती है कि हम चाहते हैं कि जो पिक्सल वार्म अप हो रहा है हमने पहले पहले अपना एड्स लाए, फेसबुक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाटा दिखाए हमारा ऐड, और उन सब लोगों का डाटा जो है अपने अंदर स्टोर करे, ठीक है। पिक्सल मैं कहता हूँ कि फेसबुक का ब्रेन है, उसके अंदर जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जिस तरह के लोगों के पास वो ज्यादा जाएगा उतनी नॉलेज उसके पास आएगी, ठीक है। जितना ज्यादा डाटा आएगा उसके पास उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांगली जो है उसके पास ऑडियंस बनती जाएगी। यानी सर हम जितना पिक्सल पे बजट इंक्रीज करेंगे उतना हमारा आगे जाके बदल देगा। हाँ लेकिन ये उसका ये मकसद नहीं है कि आप डेली का 5,000 बजट देख के उसका करवा लोगे, लेकिन 500 1000 बहुत होता है। हाँ एक ऐड आपने पूरे 7 दिन चलाना है, उसमें आपको सेल आ रही है नहीं आ रही है आप में से नहीं तंग करना, ठीक है। नहीं एक ही एड सेट पे। हाँ चाहे तो मल्टीपल एड सेट आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप एक कंपेन एक एड सेट के साथ, क्योंकि देखिए मल्टीपल एड सेट बनाने का मकसद क्या है, हम मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को टेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हम तो पहले 7 दिन को इंटरेस्ट ही नहीं लगा रहे ना, तो हमें तो डिफरेंट एड सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले 7 दिन आप अपने ऐड को चला लें। अच्छा उसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हैं कि आपने एक कंपेन बना ली है, एक ही आपने एड सेट बनाया और उसके आगे एक ही ऐड है जो आपने लगा दिया, लेकिन आप ऐड के अपने अंदर वीडियो अपनी 2 3 लगा सकते हैं। उसमें एक 7 दिन आपका पिक्सल भी वार्म अप होता जाएगा और उसमें जो आपका एड सेट है वो भी साथ साथ टेस्ट होता जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, हाँ एक ऐड और क्रिएट। चीज बताइएगा जी। सर। हमसे एक और चीज बताइएगा, जो कैंपेन है वो हर प्रोडक्ट की, मतलब सपोज करो एक प्रोडक्ट मेरी किचन है, एक प्रोडक्ट मेरी मार्कर है, एक प्रोडक्ट मेरी टेप है, तो हर प्रोडक्ट की कैंपेन भी डिफरेंट होगी और उसमें जो एड सेट होंगे वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के होंगे, या एक ही कैंपेन में हम लोग मतलब कि मैं कीचेन भी डाल दूं, पेन भी डाल दूं और बॉक्स भी डाल दूं, कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या हर इन तीनों के कैंपेन डिफरेंट होंगे? हाँ फैजान भाई सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, अभी तक आपने जो वहां पे अपनी वेबसाइट बनाने के बाद मार्केटिंग रन की है वो आप कैसे करते रहे हैं? मार्केटिंग में सीरियसली मैं जो रन कर रहा था ना, मैं फेसबुक पे डायरेक्ट जाके बूस्ट पोस्ट कर रहा था। वो तो आप अपना मुझे ये बिजनेस मेटा स्टार्ट का कर रहे थे इतना, ना बूस्ट करके। बिल्कुल, मैं इस तरीके से ही मार्केट रन कर रहा था। और जो आपने मैंने कल या जो जितनी भी भी क्लासेस मैंने देख ली हैं, तो जी। उस पे जाकर मैंने उसको और भी चीजें ना अपग्रेड की हैं, मेरे सिस्टम में काफी सारी चीजें जो हैं वो नहीं थी अवेलेबल, हम्म। तो उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें अपग्रेड अच्छा कर रहा देखिए हूँ, अगर जैसे कल की मेटा का। क्लास आपने जो है गौर से सुनी हो ना, उसकी रिकॉर्डिंग गौर से सुनी हो, मैंने इसमें आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ स्क्रीन पे अब आप देखते जाइएगा ना, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब सपोज कर हम्म। लें कि मैं एक ये बल्ब बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली एक ठीक है। लैंप है, ठीक है। मैं इसको आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने एक क्रिएट कैंपेन की है, उसके अंदर मैंने कंपेन का नाम लिख दिया, ठीक है, सिंपल। जो मेरी कंपेन का नाम ठीक है। जो मेरी प्रोडक्ट थी, ताकि मैं उसको बाद हम्म। में रिकग्नाइज कर सकूँ। और यहाँ से मैं किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ पे सेल रहेगा, बाइंड तक मेरी ऑप्शन रहेगी, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मैं यहाँ से आके नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा तो मुझे एड सेट पे ले जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। एड सेट पे लेके जाएगा तो मैं अब एक से ज्यादा एड सेट बना सकता हूँ ना, ठीक ऐसे। है। ठीक है। तो बिल्कुल एड पहले सेट। स्टार्टिंग में हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एड सेट है, मैंने इस एड सेट को एड सेट वन का नाम दे दिया, ठीक है। कन्वर्जन टाइम, हम्म। कन्वर्जन में मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे लोग जाके इसे परचेज करें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके परफॉर्मेंस गोल्स है जिसको मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन मुझे चाहिए, ठीक है। बिल्कुल वो बाय डिफॉल्ट आपका पहले से चूज होता है, पिक्सल आपने पहले से बनाया होगा, वो आपका पहले से सेट होगा। बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कन्वर्जन इवेंट आपका हमेशा परचेज होगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट, इनिशिएट ठीक चेकआउट है। आपने नहीं रखना, हमेशा आपने परचेज करना है। कॉस्ट पर रिजल्ट को आपने हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे बजट पे। बजट आप वहां पे जितना डेली का देना चाह रहे हैं अपने अपने हिसाब से देना है। पाकिस्तान में अगर मैं 800 दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, 1500 है, तो ये मेरी मर्जी है, मैं इतना अफोर्ड मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से एक अच्छा बजट है, ठीक है। हम्म। बजट आपने दे दिया, बजट के बाद नीचे आप आ जाएंगे, अपने ऐड को कभी भी शेड्यूल नहीं करना सबसे पहले। यहाँ पे आपने आके अपनी मर्जी की ऑडियंस को आप यहाँ से लाइक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन आपने अपनी ऑस्ट्रेलिया की ही चूज की होगी। एज स्पेसिफिक आप बिल्कुल। प्रोडक्ट का आपको पता होगा किस तरह के लोगों से परचेज कर सकते हैं। जो मेरी प्रोडक्ट है उसे मैंने किया हुआ है 22 to 65 प्लस लोगों से परचेज करेंगे। अगर कोई ब्यूटी की आइटम है तो आप सिंपल यहाँ पे सिर्फ वोमेन चूज करेंगे, मैंने ऑल किया हुआ है क्योंकि लैंप है ये मर्द और औरत दोनों खरीद सकते हैं, सही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने सही यहाँ पे ना सही। इंटरेस्ट लगाए हुए हैं। इंटरेस्ट ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट में लगाएं कि लैंप किस तरह के लोग परचेज करेंगे, जिनको अपने घर की डेकोरेशन का शौक होगा वो लोग, वो बंदा परचेज करेगा, ठीक है। कुछ लोग गैजेट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, गैजेट्स होती हैं जो लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी आती है, अभी लैंप सोलर से चार्ज होता है, ये एक तरह का हमारा गैजेट है, मैंने वो ऐड कर दिया बीच में। और उसका मेन जो कीवर्ड था सोलर लैंप, मैंने उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते सही। हैं। अब प्लेसमेंट्स हमारी पहले से यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट जो है चूज है। तो इस पे हमने क्या किया, इसमें हमने टारगेटिंग की और इसमें हमने अपना बजट दिया, ठीक है, एड सेट के ऊपर। अब जो हम्म। नेक्स्ट एड लेवल है हमारा, इस पे हम क्या करते हैं कि हमने फेसबुक का पेज आपका बना होगा, आपने वो कनेक्ट करवा दिया होगा, इंस्टाग्राम का भी पेज आपने कनेक्ट करवा दिया होगा। यहाँ बिल्कुल। से क्रिएट एड पे जाके मैनुअल अपलोड को हम चूज करते हैं, उसके बाद हम सिंगल इमेज और वीडियो, क्योंकि हमने वीडियो अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आता है, तो मैंने अपलोड करने के बाद वीडियो यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। ठीक है। मैंने आपको है ना दो वीडियोस भी सेंड की थी, अगर मैं आप मैं देख देख लेता हूँ, ले। क्लास के बाद मैं देख लेता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मुझे यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि पार्शली ऑप्टिमाइज, मैं एडिट पे जाऊंगा, एडिट पे जाके अभी मेरी कंपेन चल रही है इसलिए मैं इसको एडिट नहीं करूंगा। वैसे आपने जब बनाना है ये आपको पार्शली ऑप्टिमाइज करके आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको दो तीन ऑप्शन देगा, आप ये चीजें ऑन कर दें तो आपकी कंपेन जो है ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। आपने इसे ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक। अभी जो प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर लिखा आ रहा है ये वो टेक्स्ट है जो आपकी बेसिकली फेसबुक एड के अंदर वीडियो के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। ओके। ये आपने 3 से 4 लाइनों का लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। ये जो नीचे बाकी के हैं फेसबुक ने खुद मेरे सजेशंस दिए थे, मैंने इन्हें सिंपली ऐड करवाया यहाँ पे एक क्लिक करके, ठीक है। ओके। ये हेडलाइन जो है ये बेसिकली आपके ऐड के नीचे आ रही होती है यहाँ पे। यहाँ पे शॉप नाउ के साथ जो चीजें लिखी होती है उसको हम हेडलाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपने एक ही लाइन ठीक। लिखनी होती है जिसमें आप कोई भी अपनी ऑफर दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन लोग क्या करते हैं, ऑर्डर नाउ भी लगा लेते हैं, आपने सिंपल इसे शॉप नाउ रखना है हमेशा, ठीक है। अब वेबसाइट यूआरएल में जो है मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल नहीं डाला, मैंने इस प्रोडक्ट का जो पेज था ना अपनी वेबसाइट के अंदर जाके मैंने ये प्रोडक्ट को डायरेक्ट कॉपी वो किया। कलेक्शन। हाँ, और इसका ठीक जो है। ठीक प्रोडक्ट है। पेज का यूआरएल था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्प्ले लिंक था वो मैंने अपने स्टोर का डाल दिया कि मेरे स्टोर का नाम चलो ऐड के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने व्हाट्सएप अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कराया, वैसे मुझे नहीं लगता बाहर के मुल्कों में ये चीज़ चलती है, पाकिस्तान में चलती है कि आप व्हाट्सएप को नहीं, वो साथ में। डायरेक्ट चैट। हाँ, मैंने डायरेक्ट चैट ऑन किया हुआ है इसमें। उसके बाद आपका वही पिक्सल वगैरह पहले से अटैच मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऑफलाइन इवेंट को बिल्कुल। आप चेक मार्क कर दें, आपकी मर्जी है। यूआरएल पैरामीटर मैंने अभी भी बनाना सिखाया कैसे बनाता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली ठीक आपका है। एक पूरा एड इसमें तैयार हो गया।
अगर आप देखें ना यहाँ पे एक और नीचे इसके ही दूसरी वीडियो मैंने लगाई है। ये मैंने कैसे लगाई थी, मैंने जो इस वीडियो को बनाया, मैंने पूरे ऐड को मैंने इसको सिंपल यहाँ डुप्लीकेट। से डुप्लीकेट किया और इसके अंदर मैंने न्यू वीडियो अपनी अपलोड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं ओके। चाहता हूँ कि ये मैंने एक कंपेन बनाई, कंपेन के अंदर मेरा एक एड सेट और इसके अंदर मेरे दो क्रिएटिव हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक एड सेट और बना लूँ जिसके अंदर मैं डिफरेंट ऑडियंस लगाऊं और उसके अंदर मैं डिफरेंट से बजट भी दूँ, ठीक है। तो मैं इससे भी हम्म। सिंपल यहाँ एड सेट चाहूंगा और इसमें यहाँ से आके कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। डुप्लीकेट कर ठीक दूंगा, है। इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा। तो उसके बाद मैं इसकी ऑडियंस वगैरह एड सेट के अंदर से चेंज करूंगा, बाकी सब मेरा सेम रहेगा। तो इस तरह जो है हमारी सेम राइट। कैंपेन तैयार हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा जी, कस्टम ऑडियंस में अब तक किसी को इशू हो यहाँ पे? किसी को इशू नहीं है? आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते, या तो आप लोग घर जाके काम नहीं करते? क्योंकि बंदा काम करता है तो क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चंस करते ही नहीं है। हम्म? आज संडे नहीं है तो रात आप जल्दी सो जाते हैं? हम्म। बस उधर चीजों में लग गया तो बेकार थोड़े लोग पता ही नहीं। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारे बेसिकली पीछे काम रह गया ना, वो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग रह गई है। आपने प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, आखिरी दो क्लासेस जो है हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। जी मैं ही लूंगा। प्रोडक्ट हंटिंग हम करेंगे और उसमें हम करेंगे क्या कि आपकी बाकी वेबसाइट्स को भी, मैंने सबकी वेबसाइट अभी नहीं देखी हुई ना, तो सबकी वेबसाइट आखिरी दो क्लासेस में देखेंगे, साथ साथ प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। तो जिसके जो भी इश्यूज होंगे वो सारे इश्यूज भी हम रिजॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। अगर किसी की वेबसाइट में मजीद चेंजिंग करनी हुई तो यहाँ पर बैठ कर चेंजिंग भी कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन। लास्ट बैच में भी ऐसी हुआ, तो वो तो मैं लाहौर चला गया था, वरना पहले जो हमारी पहली दो क्लासेस होती हैं जिसमें हम वेबसाइट बना लेते हैं, उसमें जो थर्ड क्लास होती है उसमें वन बाय वन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कराते हैं। उससे क्या होता है कि हर स्टूडेंट को आइडिया मिल जाता है। लेकिन आप लोगों की एक चीज मुझे चलेगी, आप लोगों की ग्रुप में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। जो भी बंदा अपनी वेबसाइट बनाता है वो ग्रुप में शेयर कर रहा था। तो अगर आप ग्रुप में कम्युनिकेशन करेंगे आपका नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड होगा, ठीक है। आप में से जितना भी बैच है, फर्स्ट फर्स्ट 50 लोगों का आपका बैच है, तो 10-15 लोग तो आपके बैच के फौरन बाद ये फील्ड छोड़ देंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसे देने आए हुए होते हैं यहाँ पे। तो हाँ। आप यकीन करें हमजा, मैं सुबह 6 बजे उठ के और शाम 7 बजे घर आता हूँ। 13 घंटे ये हो गए। और उसके बाद बेटे को टाइम देना, फिर घर पे टाइम देना, और उसके बाद मैं 2-3 घंटे लगा कर इसमें है ना दिमाग खपा रहा हूँ। तो मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ मैं। अब वो फैजान वेबसाइट बनाई उस। फैजान भी, मेरा ना लास्ट मैच हो जाएगा, बस दुआ करें मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा अच्छा सा लग जाए, फिर मैं जो है आपके पास बैठ के ना इन काम करवाया करूंगा। आप किस वीजे पर आ रहे हो? आप किस वीजे पर आ रहे हो? स्टडी वीजा भी आऊंगा। ओके, मुझसे आप है ना जरा कांटेक्ट करें ना, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा फिर। ठीक हो गया। लाजमी, लाजमी कांटेक्ट करें। आपने वीजा अप्लाई कर दिया है, सारी चीजें? नहीं अभी नहीं, अभी करनी है। चलिए फिर आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें। लाजमी। चलो ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और हमने जो है अपना क्या नाम है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अभी तक किसी का वेबसाइट में कोई इशू? सबकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है, कलर स्कीम्स वगैरह आपने अच्छी चूज की है आपने? जी, क्या इशू आ रहा है कलर स्कीम में, आप बनानी नहीं आ रही? आप मेरी वेबसाइट खोल सकते हैं, अगर कोई मसला नहीं है। अच्छा, फैजान भाई ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं आप मेरी वेबसाइट जरा खोलिए। जी बताइए, अपने डोमेन बताइए आप। familyelegance.com। ये फ्री थीम पे फैजान भैया आपने बनाई है ना? ये फ्री थीम पर है। ये फ्री थीम पे इन्होंने वेबसाइट बनाई है। और अभी ये ऑस्ट्रेलिया में सुबह 6 बजे जाके शाम को 7 बजे घर आते हैं, उसके बाद अभी वर्किंग कर रहे हैं बैठ के। और आप लोग रात को 2 बजे सो जाते हैं, वीडियो नहीं देखते। अच्छा, आपको चेक करना आता है? आप सबको फैजान भाई बहुत अच्छी आपने वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छी वर्किंग की हुई है आपने। अच्छा, तो आप लोगों को चेक करना आता है कौन सा थीम है ये? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में।
हाँ, अगर आप देखना चाह रहे हैं कौन सा थीम है, कंट्रोल यू करेंगे आप, आपके पास वेबसाइट की कोडिंग ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे थीम नेम। कुछ लोगों ने हाइड किया हुआ होता है। जब यहाँ पे आपको थीम नेम शो हो रहा है क्रेव, ठीक है, हाँ फ्री हो गई बेसिकली, आप चेक कर लीजिए, वैसे जब फैजान भाई कह रहे हैं फ्री है तो फ्री होगा। ये फ्री है जी। बना लेंगे ऐसे आप सब। अच्छा, मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है। जी, सर ये मैंने अपने वेबसाइट के लिए सर मैंने डोमेन खरीदी हुई है, मगर उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ। कोई बात नहीं, तो इसके लिए सर मुझे अभी नहीं, नहीं है सर ज़रूरत। सॉफ्टवेयर में नहीं होती। अच्छा ये देखिए, ये फ्री थीम है, ठीक है। ओके व्यू सर। डेमो स्टोर पे अगर आप जाके फैजान भाई जैसी वेबसाइट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहले से ही कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसके अंदर वही आपने जो प्रोडक्ट्स अपनी ऐड किए हैं, सिंपल आप यहाँ जाके प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी ऐड करेंगे और आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा काम रह गया, हमने अब तक कस्टम ऑडियंस बनाई है। कस्टम ऑडियंस हम किस लिए बनाते हैं, कोई बताएगा? हाँ, किसी भी तरह के लोग जो हमारी वेबसाइट से जिनका लिंक हो, ठीक है, हम उन्हें अपना ऐड दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, हम उनके लिए कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। हाँ, रिटारगेट करते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लुक अलाइक ऑडियंस का। वो भी हम ऑडियंसेस पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट ऑडियंस करेंगे और यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन जो मिलता है वो लुक अलाइक ऑडियंस का मिलता है। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, अपने नाम से बता रहा है कि उस तरह के लोग, ठीक है। अगर फॉर सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है, आपने वहां पे बजट आपका बना, बिल बना आपका 3,000 का, ठीक है। अब रेस्टोरेंट वाले के पास आपका नाम भी है, आपका कह देंगे CNIC नंबर भी है, जो कि नहीं होता। आप कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, आपका नाम है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, और उसे पता है कि आपने कितना बिल वहां पे पे किया। और इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट मोस्ट प्रोबेबली आप इस्लामाबाद के होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, उसका मकसद होता है कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, मेरे पास एक डाटा पड़ा हुआ है कि मेरे पास 500 लोगों के, ऐसे लोगों की लिस्ट है जो, कुछ लोग दो तरह की ऑडियंस ले लेते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास 1,000 लोगों का डाटा है, जिसमें से 500 लोग ऐसे जो 3,000 का खाना खा के गए, मेरे पास 3,000 के राउंड अबाउट, और कुछ बाकी के 500 जो है उनका 10,000 का बिल बना है हमारा, ठीक है। अब रेस्टोरेंट ओनर क्या चाह रहा है कि मैं जो है अपने सेल्स ज्यादा करना चाह रहा हूँ, जो 10,000, जो जिन लोगों का बजट था 10,000 तक वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं सिर्फ उस तरह के लोगों को और अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि उस तरह के सिमिलर लोग जिनका उतना बजट है, जो इतनी स्पेंडिंग करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पे इतनी स्पेंडिंग की हुई है, उस तरह के लोगों को मेरा ऐड दिखे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे और मेरे रेस्टोरेंट आके विजिट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये ऑडियंस बनाते हैं। अब अगर आपने ये ऑडियंस बनानी, सबसे पहले वो क्या करेंगे, आप सिलेक्ट योर लुक लाइक ऑडियंस सोर्स। तो सोर्स में आपने हमेशा अपना पिक्सल चूज करना है, क्योंकि आपके पिक्सल के पास सारा डाटा है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर एरर पड़ी है, कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है? सर जो मोबाइल पे आईफोन यूज कर रहे हैं iOS 14.5 वर्जन से अबव है जिनका ऑडियंस इंक्लूड नहीं है। हाँ, फेस बेसिकली आईफोन की जो न्यू अपग्रेड आई है ना, उसमें उन्होंने क्या किया कि उनका जो सॉफ्टवेयर है, उन्होंने उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी, क्योंकि फेसबुक जो है ये आपका डाटा फेच करती रहती है साथ से, तभी फेसबुक के पास इतना ज़्यादा डाटा है। आईफोन एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और अपने जो उन्होंने चीज़ें थी, रूल्स है, उनको और ज़्यादा टाइट कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया ना, कि अब फेसबुक उनसे जाके उनका डाटा ऑडियंस का नहीं फेच कर सकती। उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसीज अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी हैं। तो अब अगर कोई आईफोन यूजर है जो 14 या 14.5 से अबव के जिसके पास वर्जन है, तो वो करेगा उससे, लाइक उसका डाटा उसके पास नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज 100% मेक श्योर नहीं करती ना। अगर फर्स्ट 60% तक वो रोक लेगी, 40% फिर भी डाटा आपका जाएगा ही जाएगा।
क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जब आपके मोबाइल के अंदर है वो आपका डाटा तो लेके जाएगा हर हाल में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट न्यू सोर्स, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप अपनी जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई है, आप उन्हीं के अंदर जाके उन्हीं को लुक लाइक उस तरह की बना के आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, एक अभी हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था। अब मैं उसी तरह की और ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिन दूसरी वेबसाइट से जो है इनिशिएट चेकआउट किया लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, तो मैं उनको यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ अपने कस्टम ऑडियंस के बीच में इंक्लूड करके। दूसरा ऑप्शन ये है कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू। ठीक है। ठीक है, कस्टमर ऑडियंस विद कस्टम वैल्यू, अभी मैंने आपको जिस रेस्टोरेंट की एक एग्जांपल दी थी, उसके पास 1,000 लोगों का डाटा था। ठीक है, 1,000 लोगों का डाटा था जिसमें कुछ 3,000 वाले थे, कुछ 10,000 वाले थे जिन्होंने वहां से खाना खाया है। अब क्योंकि मेरे को सब एक डाटा होगा तो वो मैंने डाटा फेसबुक को देना भी है, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा वो फाइल। लेकिन अब मेरे पास उस फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए जिसमें वो डाटा हो जो फेसबुक रीड कर सके। बेसिकली एक CSV फाइल होती है। फेसबुक ने यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट दिया हुआ है कि इस तरह का कोई टेम्पलेट है। ये डाउनलोड हो गया और मेरे ख्याल से मेरे पास एक्सेल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक्सेल नहीं है। तो ये बेसिकली इसकी मुझे कोडिंग दिखाने लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब आप ये CSV फाइल डाउनलोड करेंगे ना, इसके ऊपर 4 से 5 कॉलम्स बने होंगे जिसमें पहले कॉलम पे लिखा होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कस्टमर कंप्लीट नेम, फोन नंबर, और वैल्यू का भी उसमें ऑप्शन होगा कि वैल्यू कितने वैल्यू के उसने खाना खाया सपोज करते हैं। ठीक है, कितने उसने स्पेंडिंग किया वहां पे, 500, 2,000, 3,000। तो वो सारी चीजें आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है, ये आपके पास एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आपने कस्टमर का फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम लिख देना है, उसे कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है, वो पाकिस्तानी है, उसकी नेशनैलिटी आपने लिख देनी है क्योंकि उसने पहले सबसे चीजें पूछी होंगी ऊपर कॉलम्स के अंदर, वो आपने फिल करनी है। फिल करके आपने उसे सिंपल यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका डाटा आ जाएगा और आप नेक्स्ट करेंगे और वो चीज आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा सीन ये है कि मैं क्रिएट न्यू सोर्स नहीं करता, मैं सिंपल जो अपनी वेबसाइट है उससे चूज कर लूंगा और मैं उसमें जाके बोलूंगा कि जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट से परचेज किया हुआ है, सिलेक्ट एन इवेंट विद वैल्यू, जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट से परचेज किया हुआ है उस तरह की मैं अपनी लुक लाइक उस तरह की मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जिन जो यूज टू हैं परचेजिंग करने की, और जिस तरह की मेरी वेबसाइट से परचेजिंग हुई है। फॉर सपोज एक प्राइस रेंज 2,000 के अंदर की परचेजिंग मेरी वेबसाइट से हुई है, 2,000 की प्रोडक्ट जो है वो पोस्ट कर रही है, उस तरह के और लोगों को मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ जो परचेजिंग करते हैं 2,000 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो उसको हम लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं, उस तरह के लोगों की। अब ये मुझे बता रहा है कि जो हाईएस्ट परचेजिंग मेरी वेबसाइट से हुई है $15.29 की हुई है, और जो लोएस्ट हुई है $3.74 की हुई है। ठीक है। ऑडियंस लोकेशन में हम चूज कर लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा स्टोर चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप किस तरह की लुक लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं। अभी नंबर 1 है जो कि 0 से 1 है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से अगर 3 कर लेता हूँ तो ये मेरे 3 लुक लाइक ऑडियंस बना देगा। ठीक है, जो कि इसी कैटेगरी में फॉल कर रही होंगी कि जो $3 to $15 के अंदर परचेजिंग करती हैं। वी हैव रिसीव्ड 81 परचेजेस इवेंट्स दैट कंटेन वैल्यू ऑफ योर पिक्सल इन लास्ट 60 डेज। लास्ट 60 डेज में वो आपको बता रहे हैं कि 81 परचेजेस जो है वो इवेंट के थ्रू हुई हैं। ठीक है, अब ये सारे इवेंट भी फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाता। अगर आप देखें वेबसाइट पे, अगर मैं दिखाऊं कितने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर ज्यादा होंगे 81 से, लेकिन फेसबुक जो है हर चीज को ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोग आपके व्हाट्सएप पे आके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कुछ लोगों ने बाय सर्च करके आपको ऑर्डर किया हुआ होता है। तो 130 ऑर्डर्स टोटल हैं, लेकिन जो फेसबुक हमें बता रहा है वो बता रहा है कि आपके 81 ऑर्डर्स हैं। ठीक है।
तो इस तरह आप ये कस्टमर ऑडियंस बना सकते हैं। लोकेशन में आपने हमेशा पाकिस्तान चूज करना है। अच्छा, जो मोस्ट रिलेटिव आपकी ऑडियंस बनेगी ना, वो 0 से 1 तक बनेगी। ये तकरीबन आपके 642 के पीपल दिखा रहे हैं, ठीक है, 6,42,000 में भी। तो ये जो ऑडियंस ये ज्यादा रेलिवेंट है आपके। उसके बाद 1 से 2 में अगर आप और ऑडियंस इससे लेना चाह रहे हैं, ये उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है जितनी फर्स्ट ऑडियंस आपसे रेलिवेंट है। आप चाहें तो इस चीज को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें आगे बढ़ा लें, 1 मिलियन तक आप इस चीज को ले जाएं, 5 मिलियन तक, ठीक है। लेकिन जो आपकी काम की लुक लाइक ऑडियंस है ना, आपको जो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो 0 से 1% पीपल के बीच में आएंगे। ये 6 लाख लोग सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो आपकी वेबसाइट से उस तरह की परचेजिंग हुई है और उस तरह की ये परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसमें से 2 से 3 अलग अलग ऑडियंस बना सकते हैं, तो इसमें आपको सबसे जो बड़ा फायदा होने वाला है वो ये होगा कि मे बी आपकी ये वाली ऑडियंस उतना अच्छा काम ना करे जितना ये वाली ऑडियंस जो है आपको परचेजेस दे जाए, ठीक है। तो आप 2 से 3 हमेशा ऑडियंस जो है बना सकते हैं। अगर मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और क्रिएट ऑडियंस करता हूँ, तो मेरी लुक लाइक ऑडियंस भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था। अगर आपने अपनी लुक लाइक ऑडियंस बनानी है, ऐसा नहीं है कि आप 10 ऑर्डर्स के 20 ऑर्डर्स के बाद अपनी लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। कम से कम आपके 100 ऑर्डर्स जो हैं या 100 वेबसाइट परचेजेस होनी चाहिए, उसके बाद आपकी लुक लाइक ऑडियंस बनेगी। फेसबुक मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मेरी वेबसाइट से जो है फेसबुक के थ्रू 81 परचेजेस हुई हैं, तो मुझे लुक लाइक ऑडियंस ही नहीं बनाने दे रहा, ठीक है। ये कम से कम अगर आपकी 100 सेल्स हो चुकी हैं, या आपको 100 का फिगर यहाँ पे कम से कम दिखाएगा, उसके बाद आपकी लुक लाइक ऑडियंस बनेगी, ठीक है, फेसबुक के थ्रू। अच्छा, आपको मैंने ऑडियंस तो बनाना सिखा दिया, अब आपने ये तो मुझसे पूछे नहीं कि ऑडियंस हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सपोज करते हैं कि हम इस ब्यूटी पेन के अंदर आ जाते हैं। सपोज कर लें कि मैंने एक नई कंपेन बनाई है, इसके एड सेट के अंदर जो है मैंने जो ऑडियंस बनाई है, अब मैं उस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा एड सेट के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ से हम क्या करते होते थे, हम यहाँ से टारगेटिंग करते होते थे। मैंने आपको बताया था कि हम इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे लगाते हैं, जिससे जिस तरह हम पहले लगा रहे थे ब्यूटी एंड केयर का और बाकी इंटरेस्ट वगैरह ना। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करते होते हैं, ऐसे ही है। अब क्योंकि मुझे इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करनी, अब मेरे पास कुछ डाटा है, जो लोग मेरे पास आए थे, अब मैं सिर्फ अपना ऐड उन्हें दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, इंटरेस्ट टारगेटिंग कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ना यहाँ से एज ना जेंडर कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। मैंने सिंपल क्या करना है, क्रिएट न्यू करूंगा, कस्टम ऑडियंस या लोकल ऑडियंस जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने कस्टम ऑडियंस बनाई है, कस्टम ऑडियंस के आगे। अच्छा, अब यहाँ से ना ये दरअसल मुझे क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे आके भी अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, क्रिएट न्यू से करके। दूसरी ऑडियंस जो है मेरी अभी तक वो रेडी नहीं हुई, वो अभी तक पॉपुलेटिंग उस पर लिखा आ रहा है। वो जैसे थोड़े टाइम बाद उसकी पॉपुलेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी कस्टम ऑडियंस जो आपने बनाई है, आप उसी को यूज करके आप अपना ऐड उन्हीं को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये सिनेरियो, यहाँ पे आपकी जो मार्केटिंग है ना, वो तकरीबन एंड हो जाती है। और पाकिस्तान की एक ऐसी मार्केट है, आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लगा दें, यहाँ पे आपको सेल आएगी ही आएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है और आपके एड क्रिएटिव और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेल आपको महंगी आती है सस्ती आती है। सेल्स आपको आएगी, सेल्स की गारंटी है, ठीक है। और लास्ट बैच में भी ऐसी बात है, कुछ स्टूडेंट्स जब आए थे तो वो खुद से ऐड नहीं चला रहे थे। वो यहाँ ऑफिस है, उन्होंने कहा सर हमारा पहला पहला ऐड है, आप जो है यहाँ पे खुद से ऐड चला दें। तो अगर किसी को कोई भी इशू हुआ, आप कोर्स के बाद भी जब चाहें, अभी तक लास्ट बैच के स्टूडेंट जो आते भी हैं, जिनको इंटर्नशिप यहाँ पे नहीं भी मिली,
जितनी भी उनकी क्यूरीज होती हैं ऑफिस आ जाते हैं, वर्किंग आवर्स में आते हैं, उनकी क्यूरीज वगैरह यहाँ पे रिजॉल्व कर दी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी इन फ्यूचर कभी भी साल बाद 2 साल बाद कोई भी इशू, ग्रुप तो आप लोगों का बना हुआ है, ये तो लाइफ टाइम आपको चलता रहेगा, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं चीजें। उसके अलावा भी आपके कोई भी इश्यूज हो तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी आपको कोई भी मसला हो। सपोज कर लें आपकी इन फ्यूचर कोई जो प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है और आपके पास अब इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, आप अपनी प्रोडक्ट को स्केल करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का इशू हुआ, तो अभी आप ऑफिस आ सकते हैं। बाकी जितने यहाँ पे इंटर्नशिप पे सिलेक्ट होंगे उनको तो जाहिर है अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, अकाउंट्स भी मिलेंगे उन्हें, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी मिलेगी जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपका आइडिया अच्छा होगा, ठीक है। मैक्सिमम 10, कंपटीशन ज़्यादा है इस बैच में से, लास्ट बैच वाले तो आ रहे हैं इंटर्नशिप पे। वो भी देखते हैं, अगर वो अपने अकाउंट पे वर्किंग करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट पे वर्किंग कर लें। नहीं, वो भी अगर वो कहता है कि मैं अपने अकाउंट पे वर्किंग करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास बजट नहीं है, ठीक है, और उसने प्रोडक्ट मुझे दिखाया, मुझे प्रोडक्ट समझ आती है, उस पर सेल्स आ सकती है, उसकी अच्छा सीन हो सकता है, तो ठीक है, वो कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले ले, उसके बाद वो पार्टनरशिप में आ जाएगा। ये सिनेरियो होता है। और अच्छा बाकी मुझे उम्मीद है कि रंजन। बहुत ज़्यादा आप में से स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ पे इंटर्नशिप करने आएंगे नहीं, क्योंकि जब आपको अपनी सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है तो लास्ट बैच में भी ऐसी वक्त तकरीबन आधे बच्चे आए थे इंटरव्यू देने, बाकी आधों की अपनी सेल्स आना स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने दोस्त यारों के साथ मिलकर अपना काम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लास्ट बैच में मेरे ख्याल से 35-40 थे। ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो रंजन, एक रिजवान भाई सवाल है को मेरा। कहा था कि इतनी जगह नहीं जितने अपने स्टूडेंट यहाँ पे बैठा देंगे। जी फैजान भाई। सही। मुझे दो चीजें आप कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो, क्योंकि मतलब सारे वीडियोस को देखना है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ आप लोग आपने जो एप्लीकेशंस बताई हैं और एक्सटेंशंस, ये अगर जो है एक मैसेज में आप लिख दें कि ये एप्लीकेशंस हैं जो कि करनी है, और ये एक्सटेंशंस हैं जिससे एक एक्सटेंशन है जो प्राइस कंपैरिजन का होता है, एक एक्सटेंशन है, क्योंकि अगर आप शॉपिफाई पे जाए ना तो बहुत सारी एक्सटेंशन आ जाती हैं। तो अगर वो आप बता दें, जैसे वीडियोस में भी बताई हैं आप लोगों ने कोर्स में, अब वो समझ नहीं आ रहा है कहाँ रह गई हैं, किधर चली गई हैं, नहीं नहीं, मैं क्योंकि आपको मैं अक्सर बता ड्राइव करते हुए मैसेज भी में आपको कर कर। दूंगा। और दो एक्सटेंशन जब तक हमने बताई हैं, एक डिनोट एक्सटेंशन है जो वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूज होती है, और जी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का तो आपको पहले से ही पता है कि वहां से जाके हम जो है जी जी। एड्स वगैरह देख लेते हैं। उसके अलावा एक व्हाट्सएप इंटीग्रेट कराया है, एक रिव्यूज वाला सिस्टम इंटीग्रेट। रिव्यूज आप लोगों के इंटीग्रेट हुए हैं अभी तक? अच्छा, वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो रिव्यूज वगैरह होने हैं वो नेक्स्ट क्लास में, वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सीओडी, कौन से सीओडी पोर्टल्स? ये डिलीवरी सर्विस का अलग बनता है ना, हम्म, कैश ऑन डिलीवरी के लिए ऐसे तो ज्यादा पार्सल ले लेते हैं। ऐसे ही ले लेते हैं। सर ऐसे तो नहीं लेते कि अगर हमें कैश ऑन डिलीवरी चाहिए होगा बोले अच्छा, आप कंपनी के साथ अकाउंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ना? उसके बगैर कैश कोई नहीं। अच्छा, आप अगर फॉर सपोज आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप सीओ अब आप जाते हैं लेपर्ड वालों के पास ना, आपने उनके साथ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? आप सिंपल उनके पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि यार मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपके साथ, मैं ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हूँ। वो आपसे कहेगा अपना आईडी कार्ड मुझे दे दें, अपना IBAN नंबर मुझे बता दें बैंक अकाउंट का, ठीक है, और विद इन 10 मिनट्स वो आपका अकाउंट वहीं पे ओपन कर देगा, और उन्हीं 10 मिनट के अंदर आप अपने ऑर्डर फिर बेशक साथ ही ले जाएं, वो वहीं से शिप कर देगा, और आपको आपके ऑर्डर्स के क्रेडेंशियल्स शेयर कर देगा, पासवर्ड और यूजर नेम, और आप अपने मोबाइल को, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था लेपर्ड का, लॉग इन करके आप देख सकते हैं सर सब कुछ। मुझे लास्ट टाइम मैंने 2000 हम्म, तो मुझे याद है तब वो काफी लंबा प्रोसेस था कि काम पेपर भी और साथ में नहीं नहीं, सिर्फ KYC आपका आईडी कार्ड और आपका बैंक अकाउंट नंबर, खत्म। गुड। एक आपका होलसेल का, एक आपका मर्चेंट का होता है मेरे ख्याल से, एक होता है आपका रिटेल का। रिटेल में रिटेल में भी आपसे घर आके भी ले जाते हैं, कोई चक्कर नहीं है। कौन सी कंपनी है?
पता नहीं, वो आपको पहले देखना पड़ता है चीज़ों को। पर ऑर्डर के हिसाब से नहीं होता ये, पर लोकेशन के हिसाब से होता है। कराची तक आपका ऑर्डर जो यहाँ से जाता है ना, वो 350 का जाता है। वेट भी होता है बीच में। कराची तक आपका ऑर्डर अंडर 1 kg जब हो ना, नहीं, अंडर ½ kg हो, तो 350 उसके चार्जेस हैं। और अगर अंडर 1 kg आते, 500 ग्राम से 1 ग्राम भी ऊपर होता है, तो फिर आपका जो रेट है वो 450 हो जाता है। आपको 80% ऑर्डर्स आपके कराची से आएंगे। लेकिन कोई भी है उसका एटलीस्ट 1 kg वेट तो होता ही होगा, जैसे ये किट है इसका भी 1 kg तो होता ही है। नहीं, इसके जो पहले हमने वेरिएंट मंगवाया था उसमें इसका बॉक्स इंक्लूड नहीं था। वो अंडर ½ kg जा रहा था, उसके मुझे 350 पड़ रहे थे चार्जेस। तो अब जब वो बॉक्स के साथ आई है, अब वो 520 ग्राम हो गई है, अब उसको 450 पड़ रहा है। अगर 450 पड़ रहा है और अगर वो रिटर्न लगता है, एक प्रोडक्ट का मेरा प्रॉफिट भी 500 ही है मेरे ख्याल से इसमें। तो अगर आपका एक भी रिटर्न आता है, एक प्रोडक्ट का आपका प्रॉफिट जाता है उसमें। किसके रेट कम है, उनकी डिलीवरी की वो श्योरिटी नहीं है। लेपर्ड वालों का आपको ये पता है कि ये 3 अटेम्प्ट करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन इन्होंने एक दफा बंदे के घर के या कॉल की, उसे उसने नहीं उठाई, दोबारा अगले दिन दोबारा करेंगे उसे। तीसरे दिन लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, एक ही दफा राइडर जाता है, कॉल उठाता है, बंदा नहीं होता, बिजी होता है, कहीं पर मोबाइल चार्जिंग पे लगा, उसने कॉल नहीं उठाई, आपका रिटर्न पे आ गया। और पाकिस्तान में सिर्फ कस्टमर्स आपको रिटर्न नहीं करते, ये कंपनीज जो है ना, ये भी आपके साथ बड़ा स्कैम कर जाती हैं। बंदा इनका वहां पे पहुंचता नहीं है और वो बताता है कि जी कस्टमर नॉट अवेलेबल, तो ये आपको रिटर्न में कंसिडर हो जाता है। पोस्ट एक्स भी अच्छा है, लेपर्ड भी अच्छा है, डीएचएल भी अच्छा है। ये तो आपको जहां से अच्छा रेट मिलेगा। मेरे पास तो टाइम नहीं है, वरना मुझे लेपर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, इनके रेट्स बहुत ज्यादा हैं, बाकियों के रेट्स इनसे कम है। एमएनपी वाले भी हैं। किसी को जाने का टाइम मिलेगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा लास्ट क्लास में। टीसीएस तो लेपर्ड से भी गया हुआ है। अच्छा, आप जो है वो जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, वो आप कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने सीजे चेक किया था। सीजे में प्राइस, अगर मैं पाकिस्तान में कुछ चीज करूं, सीजे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। आप किस मार्केट की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मार्केट है। पाकिस्तान की मार्केटिंग के दो ही ऑप्शन हैं, एक तो आप चाइना से ही कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस से आप हंटिंग करेंगे, आप प्रोडक्ट को मंगवाएंगे, अपना वाइट लेबल करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में जो पहले से प्रोडक्ट चल रही हैं, ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, आप उन्हीं को सेल आउट कर सकते हैं। ओके। हाँ, वो फिर आपको और स्टोर से इसके करना पड़ेगा, स्टोर से आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा स्टोर जो है किस प्रोडक्ट की ज्यादा ऐड चला रहा है। फिर आपको उस प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक सर्च करनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट की कितने ऐड चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं। ओके, जी। इसमें जैसे कोई हेल्प आउट हो सकती है, जैसे आप लोग लिस्ट दे दें एवरी वीक या एवरी मंथ की, ये लिस्ट हैं, ये प्रोडक्ट्स इस वक्त ट्रेंड्स में चल रही हैं, तो हम जो भी हमारी मतलब आप जो भी हम लोग हाँ, क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप उसमें ऐसा कर लेना स्पेसिफिक कि हर हफ्ते आप 6-7 प्रोडक्ट भेज दें, तो आपको चीज स्पेसिफिक करके बताई जा सकती है कि ये प्रोडक्ट आपकी चल सकती है। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट बैठे होते वो क्या ओके। करते हैं कि लिस्ट में 100 प्रोडक्ट्स डाल देते हैं, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। अगर आप 100 प्रोडक्ट को टेस्ट करने बैठे तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है चेक करने में। ओके। जी। क्योंकि मुझे यही मुश्किल आ रही है ना कि मैं पाकिस्तान में हूं नहीं, और वो फिर मुझे फेसबुक एड लाइब्रेरी और इस तरीके से ही सर्च करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वरना अक्सर ये होता है कि हाँ। आपको किसी स्टूडेंट के मतलब साथ मैं आप चाह अटैच रहे करवा दूंगा, आप उसके साथ मिलकर कर लीजिएगा। हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में काम किया हुआ है, जी। अभी मैं ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग आपकी चेंज हो जाएगी, बीच में चीजें जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, मे बी कुछ जगह पे आपको डिजाइन के अंदर से ही कस्टमाइज वाला बटन दबा के जो आपका डिजाइन होता है, वहीं पे जाके आपको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ना अपनी कलेक्शन वगैरह को सिर्फ चेक मार्क करना होगा, और वो आपकी सारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। वो उस टाइम हमने जितने थीम्स देखे थे उस हिसाब से स्पॉटलाइट अच्छा था, अब ये क्रेव थीम भी अच्छा है। हाँ, क्रेव भी ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज है, ज्यादा बड़ा ये टेम्पलेट है इसका। आप इस पे भी अगर अच्छे से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो आप हो जाए। ठीक है, और आज किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास में से तो बता दें। क्या?
पिक्सल का इशू आ रहा है, एक एरर आ रहा है सर। वो जो परमानेंटली आपका ब्लॉक हो चुका है। ये आपका सारा पिक्सल दोबारा से चेक करना पड़ेगा। आपने कुछ डाटा सेट्स को अलाउ किया होगा, कुछ को नहीं अलाउ किया होगा। ये A to Z दोबारा चेक करना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व होगा। आप एक दफा वीडियो को देख के सारे स्टेप्स को कंप्लीट री फॉलो करें, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता फिर आप मंडे को आ जाएं, मंडे को यहाँ बैठ के कर देंगे आपका। मंडे को किस टाइम? अभी तो यूनिवर्सिटी से ऑफ ही है, आप आ सकते हैं 4 के बाद किसी भी टाइम आ जाए, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? वो हम कर लेंगे लास्ट क्लास में, जब आपकी वेबसाइट वगैरह चेक करेंगे ना, यहाँ पे जिस दिन रिव्यूज ऐड करेंगे उस दिन गूगल एनालिटिक्स भी यहाँ पे कर लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो। देखो मैं आपको यूट्यूब से तो नहीं रोक रहा, मे बी मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें टाइम की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे नहीं बता पा रहा। लर्निंग तो आपने अपनी कभी भी नहीं रोकनी। अभी जिस तरह उन्होंने पूछा कि यहाँ इंटर्नशिप में 10 लोग सिलेक्ट होंगे, तो वो कैसे सिलेक्ट होंगे? वही सिलेक्ट होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से वर्किंग ज्यादा की होगी। अब अगर आप सारे क्लास वाला लेके आएंगे और एक बंदे ने यूट्यूब से ज्यादा सीखा हुआ होगा, कुछ अपने पास से ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट की होंगी, डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा है ना। सेल्फ लर्निंग भी करनी होती है आपको। मैं इवन अभी भी बैठ के मतलब कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। मैं रात को 2 बजे तक बैठ के यहाँ पे नई नई चीजें सीख रहा था। ये तो फील्ड ही ऐसी है कि आप इसमें रुक नहीं सकते। किसी गोरे को देख लें, किसी को भी देख लें, मार्केट में जो भी बंदा नया काम कर रहा है उसको देख लें, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। टेक्नोलॉजी के साथ आप अप टू डेट नहीं रहेंगे। ये फेसबुक का आप आज इंटरफेस देख रहे हैं, आप 3 महीने बाद देखिएगा इसमें इतनी चीजें चेंज हो जाएंगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। हमें भी फिर 2-3 दिन लगते हैं इन चीजों को दोबारा से समझने के लिए कि अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया। तो ये चीजें साथ साथ चेंज होती रहती हैं और आपको इनके साथ साथ जो है अपग्रेड होना पड़ता है। ठीक है, फिर नहीं है क्वेश्चंस क्योंकि पीछे तो सोए हुए थे। फिर एंड करते हैं आज का सेशन। हाँ हाँ करें। वो होता ही स्मॉल में, किसी का आपने देखा कैपिटल में? जी अच्छा, ये प्लान जो बेशक आप कर लें ना कर लें, कोई कोर्स आप फर्क नहीं करवा पड़ता। रहे हैं, एक हफ्ते बाद तो आप सबने करना ही है, जब आपने अपने एड्स रन करेंगे तो बेशक अभी कर लें। जी अच्छा ये जो हम प्लान आप भी कोर्स लाजमी है। करवा रहे हैं ना, ये मतलब शॉपिफाई से हट के जी जी। जो फेसबुक और इसके रिलेटेड है, तो इसकी यहाँ पर काफी वर्थ है। ये ऑस्ट्रेलिया जो में मार्केटिंग मेटा और ऑस्ट्रेलिया में इसकी काफी वर्थ है, वो तो फैजान भाई पाकिस्तान में भी बहुत है। अगर मार्केटिंग कोई, से अगर रिलेटेड। लोग ये शॉपिफाई नहीं करते, सिर्फ मार्केटिंग ही अच्छे से सीख लेते हैं, पाकिस्तान में 1 लाख 1.5 लाख का स्टार्ट मिलता है यहाँ पे कंपनीज के अंदर। क्योंकि ये मेटा और ये जो आप चीजें आवाज कट गई है आपकी। बता रहे काम करने के लिए और ये सारी चीजें करने के, मैं कह रहा हूँ ये जो मेटा है ना, फेसबुक मेटा और सेल्स के लिए जी कंपनीज जो है ये हायरिंग करती हैं इन चीजों से रिलेटेड, क्योंकि ये फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है। तो इसलिए ये जो आप सिखा लर्निंग दे रहे हैं ना, ये बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिल रहा है। ऐसे ही फैजान भाई, ये मेटा तो भी जितना आप लोगों को मैंने बताया, ये तो इसलिए क्योंकि अभी सबका बेसिक लेवल है, वरना मेटा तो बहुत बड़ी दुनिया है और इसके बहुत बिल्कुल पेज है, बिल्कुल। बहुत पैसे हैं इसमें। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग आज आपको टाइम से मिल जाएगी। कल फैजान भाई ने नहीं भेजी थी क्योंकि मेरे लैपटॉप से फैजान भाई भेज रहे होते हैं, वो उनका स्टूडेंट के साथ कोई अपना पर्सनल मसला चल रहा था। जी चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।